हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुरुराज निर्माण है इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इकोनॉमी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यूनिट 2 चल रहा है और यूनिट 2 अपने आप में तेजी से आगे बढ़ता हुआ अब आ गया है चैप्टर नंबर 12 पे। जब हम चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं तो हमारे सामने ये टॉपिक है बेसल नॉर्म्स, जिसमें कि हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो पढ़ेंगे, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन और डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। देन लिवरेज रेशियो, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, दो इंपॉर्टेंट रेशियो हैं जो कि बेसल नॉर्म्स से निकल के आए हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या बेसल नॉर्म्स, तो ये बेसल नॉर्म्स हैं क्या, क्यों आए, इनकी आवश्यकता क्या है, वो सारी चीजों को हम लोग पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझ लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो इशू आता है वो आता है कि ये बेसल नॉर्म्स क्यों, तो उसमें इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट ये है कि बेसल नॉर्म्स हैं क्या और इनकी जरूरत क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट से बेसल का संबंध क्या है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट समझते हैं, जब कोई बैंक किसी को, उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं विजय को, पैसा लोन में देती है, कोई अमाउंट मान लेते हैं 9,000 करोड़, एक सिंपल सा अमाउंट है, हम ऐसा समझ लेते हैं। विजय को कोई बैंक जैसे कि एसबीआई 9,000 करोड़ लोन देती है, तो विजय की ड्यूटी ये बनती है कि विजय मंथली इंटरेस्ट, ठीक है, वो बैंक को पे करता रहे और मैच्योरिटी टाइम के पहले प्रिंसिपल अमाउंट भी पूरी तरह से वो बैंक को रिपे करे। लेकिन अगर ये 90 डेज तक कोई भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट विजय स्टेट बैंक को अदा करने में असमर्थ होता है, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट कोई भी चीज, मूलधन या ब्याज में से कुछ भी अगर विजय स्टेट बैंक को अदा नहीं करता है, पे नहीं करता है, तो बैंक का दिया हुआ वो लोन, वो क्रेडिट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाता है। अब हमको ये बात पता चल गई कि हाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है। गैर निष्पादित संपत्तियां क्या है। एनपीए का मतलब होता है गैर निष्पादित संपत्तियां, ठीक है। गैर निष्पादित संपत्तियां क्या है ये हमने समझ लिया। एनपीए क्या है, मतलब ये कि आप बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन अगर आप बैंक को 90 दिन तक उसका कोई प्रिंसिपल या इंटरेस्ट या दोनों अदा नहीं करते हैं, तो बैंक उस एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगराइज करता है 90 दिनों तक, ठीक ठीक है, 3 महीने तक। और और अब ये महत्वपूर्ण है समझना कि जब बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए बढ़ने लगता है, ये मान लीजिए बढ़ता चला जाता है ना, तो एक टाइम आता है जबकि बैंक की फर्दर लेंडिंग कैपेसिटी नहीं रह जाती। मतलब ये कहने का कि बैंक अब आगे लोन देने में असमर्थ हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक के पास अब कोई अतिरिक्त धन है नहीं, उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कुछ आ नहीं रहा है। डिपॉजिटर्स जो पैसा जमा कर रहे हैं, उससे बैंक की जो कैपेसिटी है अपने नए, अपने पुराने डिपॉजिटर्स को वापस करने की, वो क्षमता घटती चली जा रही है। मतलब ये कि जो नए डिपॉजिटर्स पैसा दे रहे हैं और जो पुराने डिपॉजिटर्स ने पैसा दिया है जिसके आधार पे बैंक ने लोन दिया था, तो पुराने जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपना पैसा टाइम टाइम पे जब बैंक में निकालने आते हैं, तो नए डिपॉजिटर्स जो पैसा जमा करते हैं वो उसी से पुराने डिपॉजिटर का पैसा बैंक वापस करते हैं। लेकिन उसकी ये क्षमता अपने आप में एग्जॉस्ट होती चली, ये क्षमता उसकी समाप्त हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन पे बैंक फेल्ड बैंक कहलाता है या बैंक रन जैसी सिचुएशन आ सकती है। मतलब ये कि ग्राहकों को लगने लगा कि ये बैंक अब आगे नहीं चल पाएगी, अपना पैसा निकालो,
और ऐसी स्थिति में सारे ग्राहक अपना पैसा निकालने लगते हैं। और जब सारे ग्राहक अपना पैसा निकालने लगते हैं तो एक इफेक्ट आ जाता है जिसमें कि दूसरे ग्राहक जिनको पैसा नहीं भी चाहिए वो भी अविश्वास के चलते बैंक से अपना पैसा पुनर्प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और ऐसी सिचुएशन को डोमिनो इफेक्ट। और जब ये डोमिनो इफेक्ट लॉन्ग एंड परसिस्टेंट हो जाता है तो बैंक अपने आप में दिवाला की कंडीशन में पहुंच जाती है और डिपॉजिटर्स को उसका पैसा वापस करने में अपनी असमर्थता को जाहिर करती है, जिसे हम बैंक रन कहते हैं। बैंक रन, ठीक है। तो इन परिस्थितियों को डील करने के लिए, एनपीए को सॉल्व करने के लिए, एनपीए की समस्या को रोकने के लिए और आगे समाधान करने के लिए एक मीटिंग हुई। कहां पे? स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में, ठीक है। स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में एक मीटिंग हुई। ये बेसल एक जगह का नाम है, कहां पे? स्विट्जरलैंड में। और एक मीटिंग हुई किसके द्वारा? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बीआईएस के द्वारा। बीआईएस की इस मीटिंग में दुनिया के अलग अलग देशों के जो भी केंद्रीय बैंक के, यानी कि जो दुनिया के अलग अलग देशों के रिजर्व बैंक हैं, जैसे भारत के रिजर्व बैंक, उसी तरह अन्य देशों के रिजर्व बैंक के गवर्नर आए, बैठे, मीटिंग करी और कुछ कंक्लूजन निकाला। जो कंक्लूजन निकाला उनके डॉक्यूमेंट को हम बेसल अकॉर्ड कहते हैं। डिटेल में समझते हैं। हमने बैकग्राउंड समझ लिया, इसकी स्टोरी समझ ली। उधार देने की गतिविधि बैंकों को विभिन्न प्रकार से जोखिमों को लेकर उजागर करती है, जो कि कई मामलों में बैंक की विफलता और जमाकर्ता के धन हानि का कारण बनती है। बेसल मानदंड बैंकों की विफलताओं के इस जोखिम से निपटने और अर्थव्यवस्था में एक मजबूत वित्तीय प्रणाली बनाए रखने के प्रावधान है। ठीक है, जैसा मैंने आपसे बताया, बीआईएस हर 2 महीने में, अब हमको प्री के पॉइंट मिलने शुरू हो गए कि बीआईएस की मीटिंग कब होती है? हर 2 महीने में सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर और वरिष्ठ अधिकारी, जो अलग अलग देशों की आरबीआई होती है उसके गवर्नर और वरिष्ठ अधिकारी बैठक आयोजित करते हैं। कब? हर 2 महीने में। बेसल दिशा निर्देशों बेसल दिशा निर्देश केंद्रीय बैंक के इस समूह द्वारा तैयार किए जाते हैं। यानी कि जो बेसल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कौन बनाता है? ये जो केंद्रीय बैंक की मीटिंग हुई ये लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इनके द्वारा एक व्यापक पर्यवेक्षी मानक तैयार किए जाते हैं, यानी कि ब्रॉड सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स तैयार करे जाते हैं। ब्रॉड सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है? ब्रॉड सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसे नॉर्म्स जिनको कि अपने आप में स्टैंडर्ड बोला जाता है कि ये नॉर्म्स सारी बैंकों को फॉलो करना है, दुनिया के अलग अलग देशों की बैंकों। तो उन स्टैंडर्ड्स का निर्धारण करते हैं ये, जिन्हें बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन कहा जाता है, बीसीबीएस कहा जाता है। बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन पर जो बेसल कमिटी है वो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन समझौता है, जो कि मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय प्रणाली के जोखिमों पर आधारित है। मतलब बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो रिस्क है ये उस पर आधारित है। ठीक है, बेसल समझौते कहलाते हैं, बेसल अकॉर्ड कहलाते हैं। समझौते का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय संस्थानों के पास अपने दायित्वों, लाइबिलिटीज को पूरा करने और अप्रत्याशित नुकसान को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त पूंजी हो। अब जैसे हमने पीछे वाले उदाहरण में समझा, भारत ने बैंकिंग प्रणाली के लिए बेसल नॉर्म्स को स्वीकार कर लिया है। मतलब जो इंडिया है वो बेसल नॉर्म्स का सिग्नेटरी है, यानी कि हमारे गवर्नर भी जाते हैं। जैसा कि हमने इस वाले एग्जांपल में समझा कि उसकी कुछ कैपिटल है वो एनपीए हो जाती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए बेसल नॉर्म्स आया। इसी को आगे समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि बैंक लोन देती है। आप देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन देती है। तमाम तरीके के लोन हो सकते हैं,
लोन टू पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 एंड पर्सन 4, पर्सन 5, ऐसे उस तरह से लोन देती है। अब मान लीजिए जो बैंक लोन देते हैं उसमें से कुछ लोन होगा जिसमें कोलैटरल लगा होगा। मान लेते हैं इसमें कोलैटरल अप्लाई है, तो इसमें जो रिस्क का परसेंटेज है वो रिलेटिवली कम होगा। मतलब रिस्क का जो परसेंटेज है वो कम होगा। इसमें भी कोलैटरल है तो इसमें भी रिस्क का परसेंटेज कम होगा, कम है। और ये बिना कोलैटरल का है, तो इसमें रिस्क ज्यादा होगा। ठीक है, ये भी बिना कोलैटरल का है ना, तो इसमें भी रिस्क ज्यादा होगा। और इस ये मान लीजिए गोल्ड के अगेंस्ट है, तो इसमें नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, तो जिस अमाउंट में जितना रिस्क है उस रिस्क के अगेंस्ट बैंक को कुछ संपत्ति, कुछ पूंजी अपने पास अलग से रखना होगा, ऐसा बेसल नॉर्म्स कहता है। क्या ये बात यहाँ पे खत्म हो गई? उत्तर है नहीं, ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अभी ये बात हमारे लेक्चर के साथ आगे जाएगी। आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि ये कोलैटरल क्या होता है। जैसे हम बैंक में लोन लेने जाते हैं, उदाहरण के तौर पे आपने कभी न कभी एजुकेशन के लिए लोन लिया होगा। तो लोन लेने में आप अपने घर के कागजात बैंक में जमा करते हैं और बैंक आपको कुछ 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए का लोन दे देता है। और वो कहता है कि धीरे-धीरे करके जब आप अपने लोन को चुकता कर दोगे, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो पेपर है, घर के कागजात, जमीन के कागजात, दुकान के कागजात या कोई और आपके पास एसेट है जैसे सोना इत्यादि, तो वो आपको वापस कर दिया जाए। तो जब तक आप लोन अदा नहीं कर दोगे, ये डॉक्यूमेंट, ये सोना, ये एसेट बैंक के पास रहेगा। तो उन डॉक्यूमेंट, उन एसेट, उन गोल्ड को हम कोलैटरल कहते हैं। जिसको समझ में आया ठीक, अदरवाइज कमेंट करके पूछना। तो अब हमने देख लिया कि अलग-अलग तरह के लोन में अलग-अलग रिस्क होता है। जैसे मान लेते हैं एक और लोन है पर्सन 6 को, ये सब व्यक्ति हैं P1, P2, P3। ये एक इंडस्ट्रियल लोन है। ये किसी स्टार्टअप को दिया जाए। अब स्टार्टअप को पता है कि अगर उसका स्टार्टअप सक्सेस होगा तो वो लोन अदा करेगा, नहीं सक्सेस होगा तो अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर देगा। डिफॉल्ट घोषित करने का मतलब ये है कि वो कह देगा कि वो लोन अदा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये लोन डिफॉल्ट हो सकता है। इसका अमाउंट इंडस्ट्रियल लोन है, ज्यादा हो सकता है। बैंक ने इसमें पैसा क्यों लगाया? बैंक ने इसमें इसलिए पैसा इसलिए लगाया कि चूंकि बैंक को ये भरोसा है कि ये स्टार्टअप अच्छा जाएगा, उसे अच्छा ग्रोथ मिलेगा, तो बैंक को रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, इस तरह से लेंडिंग होती है। अब हमारे पास लेंडिंग का स्ट्रक्चर आ गया है, तो हम ये देखते हैं कि रिस्क कहाँ कहाँ पे है। जैसे इसमें रिस्क है, इसमें रिस्क है ना। तो जहां पे रिस्क ज्यादा है, इसमें रिस्क है, तो हम इन रिस्क वाले अमाउंट को ऐड कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे सब में मान लेते हैं कि इसमें 100 रुपए है, दूसरे वाले में 100 रुपए है, तीसरे वाले में 500 रुपए है, ऐसा कुछ है ना। तो अब हमारे पास 700 रुपए आ गया, तो ये 700 का जो लोन है वो बैंक का, वो रिस्क में है। इसमें रिस्क में। तो इस रिस्की लोन को कवर करने के लिए बैंक को कुछ अतिरिक्त पैसा अपने पास रखना पड़ेगा कि अगर ये लोन उसके पास वापस ना आया और डिपॉजिटर्स अपना पैसा लेने आ गए, डिपॉजिटर्स मतलब जमा करता, जैसे हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो हम डिपॉजिटर कहलाते, जमा करता। जमा करता अपना पैसा लेने वापस आ गया, तो ऐसी कंडीशन पे बैंक के पास ये जो एडिशनल कैपिटल होगी, ये जो एडिशनल कैपिटल होगी, बैंक इस एडिशनल कैपिटल से डिपॉजिटर का पैसा वापस कर सकता है, क्योंकि वो डिपॉजिटर को ये नहीं कह सकता कि हाँ उसके पास पैसा नहीं है। क्योंकि अगर उसने डिपॉजिटर को बोला पैसा नहीं है, तो डिपॉजिटर अपना पैसा निकालने के लिए जल्दबाजी मचाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा ये बैंक फेल होने वाली और बैंक रन जैसी सिचुएशन आ जाएगी। बिकॉज डोमिनो इफेक्ट आ जाता है जब लोग ये कह देते हैं कि बैंक फेल होने वाली है। ठीक है, डोमिनो इफेक्ट मैंने अभी थोड़ी देर में बताया था। हम इस तत्वावधान में आगे बढ़ेंगे।
अब आपको याद रखना है कि कुछ लोन है जो ज्यादा रिस्की है, कुछ लोन है वो कम रिस्की है। जो ज्यादा रिस्क रिस्क वाले लोन हैं उनके अगेंस्ट में बैंक को कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ेगा। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये रिस्क वेटेड एसेट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब ये कि रिस्की लोन के सामने कुछ कैपिटल को रखना, कुछ एसेट को रखना, रिस्क वेटेड एसेट कहलाता है। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे समझेंगे। हम चाहते हैं कि आप धीरे धीरे अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश कीजिए। तो आगे आते हैं, जैसे कि बेसल वन कब आया। बेसल की जो मीटिंग हुई उसमें जो सबसे पहली बार बेसल का कॉन्सेप्ट आया वो आया 1988 में। 1988 में जो रिस्क वेटेड एसेट है ये रखा गया 8%। मतलब ये कि अगर बैंक की 100 रुपए रिस्क में है, ठीक है, तो 8% यानी कि 8 रुपए अपने पास एसेट बैंक रखेगा। यानी कि मिनिमम कैपिटल जो है वो कितना है, 8% वो बैंक अपने पास रखेगा, 8%। ठीक है, तो इसे हम रिस्क वेटेड एसेट या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या पूंजी पर्याप्तता अलग अलग शब्दों से संबोधित करते हैं ये सारे के सारे एक ही टर्म। हम इनको चाहे पे कैपिटल एसेट रेशियो बोले या रिस्क वेटेड रेशियो बोले या रिस्क वेटेड एसेट बोले या CRAR बोले, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है, रेशियो। तो इस तरह के शब्दावली बोले हैं ये सारे एक ही। ठीक है, तो बेसल वन कब आया, 88 में। इसमें जो मिनिमम परसेंटेज क्या रखा गया था, 8%, कि आपके रिस्की लोन के सामने इतना 8% बैंक के पास एडिशनल कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, अब आया बेसल टू। मतलब ये कि जो दूसरी बार मीटिंग हुई बेसल की वो कब हुई, 2004 में। क्यों, क्योंकि बेसल वन कई कारणों से सफल नहीं रहा था। हमको उनकी डिटेल में इतना जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम बेसल थ्री के स्टैंडर्ड पे आ गए हैं। हमें बेसल थ्री के कारण पता होने चाहिए। बेसल टू बैकग्राउंड में आते हैं, इसलिए इनको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ेंगे। बेसल टू में एक जो कॉन्सेप्ट ऐड किया गया वो है कैपिटल एडिकेसी रेशियो, CAR। ठीक है, मतलब ये कि पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता है। बैंक को जोखिम संपत्तियों के 8% की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता रखी जानी थी। पहले कितना था, 8%, अब कितना है, 8%। मतलब ये परसेंटेज ऑफ एडिशनल कैपिटल इज सेम नाउ। दूसरा है सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क। मतलब ये कि जो पर्यवेक्षी समीक्षा है, सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है। सुपरवाइजर क्या करता है, आपने देखा होगा सुपरवाइजर चीजों को देखता है कि चीजें जिस तरह से चलनी चाहिए उस प्रकार से चल रही हैं कि नहीं। तो सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क का मतलब यह है कि बैंकिंग ऑपरेशन पर नजर रखी जाए कि बैंक जो है वो अपना लोन जिम्मेदारी से दे रहे हैं कि नहीं, सही व्यक्ति को दे रहे हैं कि नहीं, सिक्योर लोन है कि नहीं, रिस्की लोन तो नहीं है, ज्यादा रिस्की लोन तो नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्की लोन तो नहीं है। बैंक कितना रिस्की लोन दे सकते हैं, क्या उससे ज्यादा तो नहीं दे रहे हैं। केंद्रीय बैंक बैंकों पर इस प्रकार की नजर रख सकता है। वो हम बात करते हैं सुपरवाइजरी समीक्षा में। और बैंकों को उन सभी तीनों प्रकार के, कितने प्रकार के जोखिम की बात है, तीनों प्रकार के जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन में बेहतर जोखिम प्रबंधन तकनीकों का विकास और उपयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब ये तीन प्रकार के जोखिम कौन से हैं, एक तो क्रेडिट रिस्क, दूसरा मार्केट रिस्क, तीसरा ऑपरेशनल रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है कि बैंक ने जो लोन दिया उसका कितना लोन रिस्की है, वो क्रेडिट रिस्क है जो हमने सबसे पहले अभी समझा। टू, मार्केट रिस्क, मतलब बैंक की जो मार्केट वाले ऑपरेशन है, ऐसा नहीं कि बैंक वहां पे पूरी तरह से फेल हो जाए और बैंक फेल हो जाए जिसका नुकसान ग्राहक को, उसको रोकने के लिए। और ऑपरेटिंग रिस्क, ऐसा नहीं कि बैंक सैलरी खर्चे, वेतन भत्ते, बिल्डिंग के खर्च, इलेक्ट्रिसिटी के खर्च, अपने लग्जरी में इतना पैसा खर्च कर दे जिसकी वजह से बैंक का प्रॉफिट हो माइनस में चला जाए और नुकसान ग्राहकों को हो और फिर बैंक अपने आप में फेल हो जाए। तो इन तीनों प्रकार के रिस्कों को, इन तीनों प्रकार के जोखिमों को रोकने के लिए सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क आया, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क। ठीक है,
इसके अलावा मार्केट डिसिप्लिन, ये तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें जो ऐड हुआ बेसल टू में, वो आया मार्केट डिसिप्लिन का, जिसके लिए प्रकटीकरण की आवश्यकताएं, इंक्रीज्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता, ठीक है, इनको इंश्योर किया गया। मतलब ये कि बैंक अपनी जो डे टू डे एक्टिविटी है उनमें ज्यादा से ज्यादा डेटा वो डिस्क्लोज करे। डिस्क्लोज करेगा तो उसके पास एक मोरल प्रेशर होगा कि वो अपने आप में बैड डेट्स ना इकट्ठा कर रहा हो, बैड डेट्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना इकट्ठा कर रहा हो, ठीक है। बैंकों को अनिवार्य रूप से केंद्रीय बैंक को अपनी CAR, ठीक है, कैपिटल एडिकेसी रेशियो, मतलब पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ये CAR हमने यहां पे पढ़ा था, ठीक है। CAR जोखिम आदि का खुलासा करना होगा। मतलब ये कि बैंक की कितनी कैपिटल एडिकेसी रेशियो है, मान लीजिए बेसल टू के हिसाब से 8% रखना है, तो बैंक अपना जो है रिस्की कैपिटल के सामने 8% का एसेट अलग से रखता है कि नहीं, इस बात का डिस्क्लोजर उसे टाइम टाइम पे देना पड़ेगा RBI। दूसरी बात, रिस्क का खुलासा करना पड़ेगा। मतलब बैंक ने कितनी कैपिटल अपनी है या कितनी एसेट है वो रिस्की लोन के तहत दी है, रिस्की क्रेडिट दिया है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में हो, चाहे किसी ऐसे पर्सन को हो जहां पे बैंक ज्यादा रिटर्न लेने के चक्कर में जोखिम भरा ऋण किसी को दे देता है और वो टाइम पे वापस नहीं आ रहा हो। इन सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को की आवश्यकता बेसल टू में रखी गई, ठीक है। अब क्या भारत ने और दुनिया के दूसरे देशों ने बेसल टू को पूरी तरह अपना लिया है? उत्तर है नहीं, येट टू फुली इंप्लीमेंट। मतलब ये बेसल टू भारत और दुनिया के बहुत सारे देशों में अभी भी लागू नहीं है, ठीक है। अब बात आती है बेसल थ्री की, ये सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से यूपीएससी ने, आप मान के चलिए कि हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन बेसल थ्री से जुड़ा हुआ पूछा है, चाहे कैपिटल एडिकेसी रेशियो पूछा हो, चाहे रिस्क वेटेड एसेट के कॉन्सेप्ट में पूछा हो, चाहे इनके नॉर्म्स, इनके प्रोविजन, इनके द्वारा प्रतिपादित किए गए किसी अनुपात, रेशियो या सिद्धांत की पे क्वेश्चन पूछा हो, बट बेसल थ्री नॉर्म से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन यूपीएससी ने कम से कम हर साल पूछा है। इस बात से आप इनकार नहीं। अब ये आया कब? 2008 में। क्यों? बेसल टू 2004 में ही आया, इतनी जल्दी बेसल थ्री की क्या जरूरत पड़ गई? आपको पता है सब प्राइम क्राइसिस 2007 आ, सब प्राइम सब प्राइम क्राइसिस ये 2008 में आया। इस क्राइसिस के दौरान ज्यादातर बैंकें, खासतौर से वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के फेल हो गई। इस वजह से बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट को ये लगा कि बेसल टू अपने आप में सही फ्रेमवर्क नहीं दे रहा, जिसकी वजह से बैंकें फेल हो रही हैं। तो बैंकों के फेलियर को रोकने के लिए एक फिर से फ्रेमवर्क आया, जिसे हम बेसल थ्री बोलते हैं। और ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है, बिकॉज आज तक इसी में बहस चल रही है। 2008 के वित्तीय संकट के जवाब में पेश किए गए थे बेसल थ्री दिशा निर्देश, सिस्टम को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता को महसूस की गई और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बैंक कम पूंजीकृत, अधिक लेवरेज वाले ऋण थे और अल्पकालिक फंडिंग पर ज्यादा आधारित थे, तो इन निर्भर थे। तो इन चीजों को ध्यान देते हुए बेसल थ्री नॉर्म्स आया। तो बेसल थ्री नॉर्म्स के बैकग्राउंड में हमें तीन बातें समझ लेनी चाहिए। वो तीन बातें कौन कौन सी हैं? पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि ये बात विकसित देशों के संदर्भ में कही जा रही है कि बैंक कम पूंजीकृत थे। मतलब ये कि बैंक में कैपिटल कम थे और वो लोन ज्यादा दे रहे थे। अब आपको पता है ना, बैंक के पास 100 रुपए होता है तो 100 रुपए को तीन लोगों को लोन दे सकते हैं। 100 रुपए की कैपिटल को वो तीन अलग अलग जगह पे लोन दे देते हैं, ठीक है, अपने क्रेडिट के भरोसे। इस भरोसे कि
उसके पास डिपॉजिट आता जाएगा, वो लोन देती जाएगी। ऐसी कंडीशन में बैंक के पास कैपिटल कम थी और वो लोन ज्यादा दे रही थी। अधिक लिवरेज वाले ऋण थे। अब अधिक लिवरेज का क्या मतलब है? देखो, अगर बैंक के पास एसेट कम है और वो लोन ज्यादा बांटती है, तो इसी को हाई लिवरेज कंडीशन बोली जाती है। इस कॉन्सेप्ट को हमें और अच्छे से समझने की जरूरत है। हम इसको एक पूरे कंटेक्स्ट में अभी समझेंगे, है ना। और तीसरी बात थी कि अल्पकालिक फंडिंग पर आधारित है। बैंकों के पास जो फंड आ रहा था वो शॉर्ट टर्म था। ऐसी कंडीशन में जो बैंक की देनदारियां थी वो भी शॉर्ट टर्म में थी, क्योंकि डिपॉजिटर्स ने थोड़े समय के लिए पैसा जमा किया है। बैंक किसी लॉन्ग टर्म फंडिंग में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब आपको पता है कि जितना ड्यूरेशन कम उतना लाभ कम। तो ऐसी कंडीशन में बैंक का प्रॉफिट घटता जा रहा और उसके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो शॉर्ट टर्म फंडिंग के चलते बैंक का प्रॉफिट घट रहा था, उसका लॉस बढ़ रहा था। ऐसी कंडीशन में बैंक के फेल होने की संभावना बढ़ रही। ठीक है। अब क्या है बेसल थ्री फ्रेमवर्क? इस पे ये चार्ट है, और ये वो चार्ट है जिससे कि कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। इसके आने के बाद 2008 में आया है, 2022 खत्म हो गया है। इस दौरान कम से कम 6 क्वेश्चन तो इस पूरे चार्ट से आए हैं। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है या पूछे जा सकने की संभावना है। ठीक है। अब बेसल थ्री में 3 पिलर्स हैं, पिलर 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये 3 पिलर है। पहला पिलर क्या कहता है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पैसे से संबंधित है, धन से संबंधित है कि बैंक को इतनी एसेट, इतनी कैपिटल धन के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या दूसरे किसी फॉर्म में, इक्विटी के फॉर्म में अपने पास रखना पड़ेगा। देखो, धन सिर्फ पैसा नहीं होता, वो गोल्ड, दूसरी एसेट, इक्विटी, वो सारी चीजें हो सकते हैं। तो बैंक को अपने पास क्या रखना पड़ेगा? एडिशनल रिफाइंड कैपिटल बेसिस। अब वो क्या क्या है हम ये समझ लेते हैं, उधर बाद में ध्यान देंगे। पहला है हमारे पास लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, एलसीआर। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक शुरू करते हैं। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इसको हिंदी में बोलेंगे नकदी कवरेज अनुपात। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मानकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि जब भी कोई संकट आए, बैंक के पास पर्याप्त हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होना चाहिए। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट कौन होते हैं? जैसे कैश, गोल्ड, ये सारी चीजें। इसमें और भी चीजें हो सकती है, नॉट दिस ओनली। ठीक है, ताकि उसे नकदी में तब्दील करके कम से कम 30 दिनों तक की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसको थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। अब आपको पता है बैंक के पास रोज डिपोजिटर्स आते हैं। डिपोजिटर्स वो होते हैं जो पैसा जमा करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, डेली अनेकों अनेक लोग आते हैं। उसी प्रकार बैंक से पैसा निकालने वाले होते हैं। निकालने वाले, इनको बोलते हैं विड्रॉल, विड्रॉई या विड्रॉल, पैसा निकालने वाले। ठीक है, तो ये भी अनेकों संख्या में होते हैं, बहुत सारे लोग बैंक से अपना पैसा निकालते हैं। तो बैंक के पास अगर 100 रुपए आ रहे हैं और 100 रुपए निकाल रहे हैं, तब तक समस्या नहीं। मतलब ये कि अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं रोज और 100 करोड़ रुपए रोज निकल रहे हैं, कोई समस्या नहीं। फिर बैंक लोन भी देती है। तो कुछ लोग लोन को रीपे भी करते हैं, रीपेड, है ना। कुछ लोग लोन
बैंक लोन देते हैं और कुछ लोग लोन को रीपे करते हैं, लोन को रीपेड करते हैं, अदा करते हैं। तो इस तरह से एक बैंकिंग गतिविधि है, रोज के रोज चलते हैं। इसमें तब तक दिक्कत नहीं है जब तक बैंक के पास उतने पैसे हैं जितने पैसे उसको बैंक देने वालों को और लोन को रीपे करने वालों को देना है। ये जब तक बराबर मैच है, संतुलित है, तब तक समस्या नहीं है। मतलब ये कि जिस प्रकार 100 करोड़ रुपए आने पे 100 करोड़ निकालने वाले थे, अब मान लीजिए बैंक रोज 500 करोड़ का लोन देती है और उसके पास 500 करोड़ रुपए आ भी रहे हैं, वो चाहे यहां से आ रहे हैं चाहे यहां से आ रहे हैं। उसके पास अगर रोजाना की 600 करोड़ की जरूरत है, ये 500 करोड़ लोन देना और 100 करोड़ जो उसके पास पैसे निकालने वाले हैं, अगर इन जरूरतों को रोज पूरा कर रहा है, कोई समस्या नहीं है। समस्या ये आती है जब ये संतुलन बिगड़ता है कि लोन देने वाले लोन को रीपे नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब बैंक के पास पैसा आना कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। तो बैंक लोन देने देगी, क्योंकि बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए बैंक लोन देगी। तो ऐसी कंडीशन में डिपॉजिटर्स का पैसा लोन में जाता जाएगा। ठीक है, निकालने वाले बैंक पे दबाव डालेंगे। ये लोग जो पैसा निकालने वाले हैं, ये लोग बैंक में दबाव डालेंगे कि हमको पैसा चाहिए। ठीक है, और लोन को जो रीपे करना चाहता है, जो रीपे करने वाला है कि हाँ अब लोन का पैसा वो मैच्योरिटी हो गई है, तो वो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों अदा करने वाला है, वो अदा करने में कतरा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, जो भी कारण है, या फंड का डाइवर्जन है इत्यादि, या उसका बिजनेस फेल हो गया, या कुछ भी, या उसने बीटेक करने के लिए पैसा ले लिया, बाद में नौकरी नहीं लगी और वो पैसा अदा करना में फेल है, या वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सालों साल बैंक से लोन लेता रहा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, फिर उसका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो पैसा अदा करने के लिए फेल हो गया, हो सकता है। ऐसी कंडीशन पे बैंक का ये जो पूरा संतुलन है, ये बिगड़ जाता है। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ये कहता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ये कहता है, नकदी आरक्षी अनुपात ये कहता है कि बैंक के पास अपने आने वाले 30 दिनों के लिए 30 दिनों के लिए 30 दिनों के लिए इतना पैसा होना चाहिए कि जो लोग अपना पैसा निकालने आएंगे, ये लोग इन लोगों को बैंक मना नहीं कर सकते। उसके पास आरक्षित धन, गोल्ड कुछ भी हो, जिसको कि बैंक कन्वर्ट करके धन के फॉर्म में निकालने वालों को दे सके। कितने दिन तक? अगले 30 दिनों। जिसने एफडी में पैसा लगाया होगा, अगर उसकी एफडी मैच्योर हो रही तो बैंक को पता होगा किस तारीख पे लोग पैसा निकालने आएंगे। दूसरा, बैंक को अपने रोजाना के अनुभव से पता रहता है कि उसे रोज कितने रुपए निकालने वाले वहां पे आते हैं। तो उसे एक औसतन जो महीने का पैसा होता है, कि अगर मान लो उसे पता है कि महीने भर में 15,000 करोड़ निकाला जाता है, ठीक है, तो उसके पास 15,000 करोड़ रुपए होने ही चाहिए। अब इस 15,000 करोड़ में दो तरह का पैसा हो सकता है, कुछ तो डिपॉजिटर का पैसा और कुछ बैंक के पास अपना। अब मान लीजिए बैंक के पास 500 करोड़ रुपए, डिपॉजिटर का पैसा आना है, बैंक को पता है, कोई बात नहीं, ये 500, तो बैंक को अभी भी 1,000 रुपए और रखना पड़ेगा। इसे हम बोलेंगे वो अनुपात जिसे लिक्विडिटी कवरेज अनुपात कहते हैं, कि लिक्विडिटी को कवरेज करने के लिए। लिक्विडिटी क्या मतलब है? कि जितना पैसा आ रहा है, जितना पैसा जाना है, वो संतुलन बना रहे, तो उसे लिक्विडिटी को कवर करने वाला अनुपात लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कहते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज डन। हाँ, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो पे रहते हैं। अब इसको किस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इज इक्वल टू हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय टोटल नेट कैश फ्लो अमाउंट। उसके पास हाई क्वालिटी लिक्विड अमाउंट कितना है, एसेट कितना है, और कितना कैश फ्लो जाएगा, वो भी नेट। नेट का मतलब कि बैंक के पास कितना डिपॉजिटर्स जमा करताओं द्वारा कैश आएगा
और विड्रॉल में कितना पैसा निकाला जाएगा। तो अगर मान लीजिए निकालने वालों का अमाउंट 100 रुपए है, जमा करने वालों का अमाउंट 50 रुपए है, तो कितना नेट कैश फ्लो है 50। ये कैश फ्लो उसके पास होना ही चाहिए। ठीक है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि स्टेट बैंक के पास 30 दिनों की तनाव की अवधि में उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति है 55 मिलियन डॉलर और अनुपातित शुद्ध नकदी प्रवाह है 35 मिलियन डॉलर। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का मतलब क्या होगा? तो उसके पास हाई क्वालिटी एसेट कितनी है 55 मिलियन डॉलर, नेट आउटफ्लो कितना है 35। तो 55 को 35 से भाग देंगे इस फार्मूले के आधार पर और आ जाएगा एसबीआई का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 1.57। जब तक यह अनुपात 1 या उससे अधिक है, 1 या उससे अधिक है, तब तक बेसल नॉर्म्स पूरे हो रहे हैं ऐसा माना जाएगा। क्योंकि ये जो 1 है ये 100% के बराबर है। लिक्विडिटी के लिए जितना अमाउंट 30 दिनों के लिए चाहिए उतना है बैंक के पास ऐसा माना जाएगा। इस उदाहरण में 55 को 35 से भाग देंगे तो 1.57 आएगा जो कि 157% के बराबर। बेसल 3 के तहत ओके है। ठीक है, लिक्विडिटी मेंटेन है। अब फिर आते हैं इस पे। दूसरा था नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। अब ये कह रहा है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो का मतलब क्या है? तो जैसा हमने अभी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो पढ़ा, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए जो लिक्विडिटी को कवर करने के लिए बैंक के पास पैसे की आवश्यकता है उसे नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो कहते हैं। लॉन्ग टर्म, वो लॉन्ग टर्म 1 ईयर है या मोर देन 1 ईयर हो सकता है। ठीक है। इसके बाद ओटीसी डेरिवेटिव चार्ज। ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर, डेरिवेटिव का मतलब होता है ऐसे कागज जिनका मूल्य कहीं और से डिराइव होता है। बैंक के पास ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं। उन डेरिवेटिव्स के अगेंस्ट कोई अपना पैसा कभी भी निकालना चाहता है तो पैसा निकाल सकता है। तो वो सारे चार्जेस को अदा करने के लिए बैंक के पास पर्याप्त धन, अतिरिक्त धन होना चाहिए। क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कैपिटल। अब बैंक की जो कैपिटल है उसकी क्वालिटी और उसका लेवल क्या है? क्वालिटी का मतलब यह है कि बैंक का पैसा कितना इक्विटी का है या कितना डेब्ट का है। डेब्ट का पैसा जो उधारी पैसा होता है उसमें बैंक को रिस्क ज्यादा होता है। जो इक्विटी का पैसा होता है वो डायरेक्टर्स का पैसा होता है, शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। ऐसी कैपिटल बैंक ज्यादा रखना चाहिए, है ना। तो उसके पास क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कैपिटल क्या है। इसके बाद लिवरेज रेशियो क्या है। अब जैसे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, लिवरेज रेशियो से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लिवरेज रेशियो को एक एक करके समझ लेते हैं। लिवरेज रेशियो क्या है? शब्द लिवरेज रेशियो या लिवरेज अनुपात किसी भी व्यवसाय की संपत्ति, देनदारी और इक्विटी के संदर्भ में वित्तीय लेवरेज को उजागर करता है। वे दिखाते हैं कि किसी संगठन की कितनी पूंजी ऋण से आती है, किसी संगठन की कितनी पूंजी डेट से आती है, ऋण से आती है। यह इस बात का ठोस संकेत है कि कोई व्यवसाय अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा कर सकता है या नहीं। थोड़ा लीवरेज रेशियो समझ, इसी फिगर में समझ लेते हैं। देखिए, समझते हैं। मान लीजिए आपके पास भूमि के 4 प्लॉट हैं और सबका जो मूल्य है वो 10 लाख रुपए है। आप कितना लोन ले सकते हैं? जितना आपके पास प्लॉट है। मान लेते हैं कि किसी भी समय बैंक 70% का लोन देती है, मतलब ये कि 10 लाख के प्लॉट में आप 7 लाख रुपए लोन ले सकते हैं। 7 लाख। ठीक है। इतना लोन, मतलब ये कि एक प्लॉट के लिए आप मैक्सिमम लोन का लेवरेज कितना ले सकते हैं? 7 लाख। ये कहा जाए कि इस व्यक्ति जिसके पास 4 प्लॉट हैं
उसका मैक्सिमम लेवरेज कितना है लोन लेने का? तो आप कह सकते हैं 28 लाख, बिकॉज उसके पास 40 लाख के प्लॉट हैं, 70% के हिसाब से 28 लाख। ठीक है, तो मतलब ये कहने का कि आपके पास जितनी ज्यादा इक्विटी होगी आप उतना ज्यादा लेवरेज ले सकते हैं लोन लेने में। कि किसी बिजनेस को, बैंक को अगर पैसा चाहिए, एसेट ज्यादा है, ज्यादा लोन ले सकता है, बिकॉज उसके पास कैपिटल ज्यादा है तो ज्यादा लोन ले सकता है। तो इस चीज को हम जांच करने के लिए लीवरेज रेशियो का प्रयोग करते हैं। अब अगर मान लो किसी की बैलेंस शीट में हमको ये दिखाई पड़ता है कि इसने ज्यादा अमाउंट लोन में लिया है, तो ये हमको ये दिखाता है कि इस कंपनी के पास एसेट ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है, तभी उसको ज्यादा लोन मिल रहा है ना। सीधे सीधे अगर हम बात करें तो ऐसा प्रतीत होता है। वास्तविकता क्या है, ये समझने के लिए हमें आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। एक उच्च वित्तीय लीवरेज अनुपात यह इंगित करता है कि कंपनी अपनी संपत्ति और संचालन के वित्त पोषण के लिए ऋण का उपयोग कर रहा है। मतलब ये कि अगर कोई कंपनी ज्यादा लोन पे डिपेंड है, ज्यादा लोन ले रहा है, तो उसका जो लिक्विडिटी, जो उसका लीवरेज रेशियो है, वो ज्यादा आएगा। मतलब ये कि अगर कोई कंपनी या बैंक ज्यादा लोन पे बिजनेस चला रहा है, तो उसका मतलब ये होगा कि उसका जो लिवरेज रेशियो है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जितनी इक्विटी है, उस इक्विटी के अगेंस्ट में उसने लोन लिया होगा। ऊपर लोन है, नीचे इक्विटी है ना। तो लिवरेज रेशियो का मतलब होता है कि कितना डेप्ट है बटे कितना इक्विटी। ज्यादा डेप्ट होने का मतलब है कि उसके पास इक्विटी ज्यादा हो सकती है, और इक्विटी ज्यादा नहीं तो हो सकता है उसका बिजनेस प्रोजेक्शन अच्छा है। बिजनेस प्रोजेक्शन अच्छा होने का मतलब ये होता है कि इसका बिजनेस भविष्य में अच्छा ग्रोथ करेगा। इसकी जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो ज्यादा है। डिमांड ज्यादा होने की परिस्थिति में ऐसी कंपनी को ज्यादातर बैंक लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको पता है भारत में अडानी प्राइवेट लिमिटेड की जो लीवरेज रेशियो है वो हाई है, इसलिए ज्यादातर बैंक अडानी को लोन देने के लिए तैयार होते हैं। अब बाकी की जो आपकी पॉलिटिकल टाइप की बहस है उसको पीछे छोड़ दें, तो हकीकत यही है। ठीक है, उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि अडानी का जो नेट एसेट बेस है, उसमें फॉरेन फंडिंग का काफी योगदान है। फॉरेन इक्विटी होल्डर्स काफी ज्यादा हैं अडानी के पास, इवन इन कंपेयर टू टाटा या अंबानी की तुलना में अडानी के पास फॉरेन इक्विटी होल्डर्स ज्यादा हैं। इस वजह से उसे भारत में बहुत आसानी से, और ये एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से अडानी का बिजनेस फैलता चला जाए। अब तर्क वितर्क करने के लिए आप ये बोल दें कि हाँ अच्छा, अडानी को इसलिए ज्यादा लोन मिल रहा है बिकॉज उसके किसी से नेता से अच्छे संबंध हैं। ये सब चीजें आपके काम की नहीं है, और उस चक्कर में ना पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इकोनॉमी को इकोनॉमी की तरह पढ़ें बस। आगे, एक कम वित्तीय लीवरेज अनुपात मतलब ये कि किसी का लीवरेज रेशियो कम है, यानी कि ये डेप्ट कम होगा तभी लीवरेज रेशियो कम होगा। बिकॉज अगर मान लीजिए किसी का डेप्ट 100 है और इक्विटी है मान लेते हैं 150, तो इसका लीवरेज रेशियो आएगा, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, करीब करीब इतना, है ना। तो 75 से कुछ कम आएगा, तो जित ये कम है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये और कम होता है, लोन 100, ये 100 की जगह केवल 80 होता या 75 होता डिवाइडेड बाई 150, वो जो 0.75 आया उसका डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आएगा, है ना, और कम हो गया। मतलब कम लीवरेज अनुपात आमतौर पर स्थिर राजस्व के साथ वित्तीय रूप से जिम्मेदार व्यवसाय का प्रतीक होता है। तो कब लीवरेज रेशियो का मतलब और डिटेल से थोड़ा समझते हैं कि जितना कम लोन, है ना, जितना कम लोन बैंक ने या किसी कंपनी ने लिया होगा कम, ठीक है, उसका ये वाला अमाउंट उतना कम होगा। जैसे हमने पीछे 100 से घटा के उसे 75 कर दिया था, अगर उसे 50 कर दें तो 50, उसकी इक्विटी कितनी है, इक्विटी तो उतनी है 150, है ना, तो ये 1/3 आ गया।
मतलब ये कि 0.33% लीवरेज रेशियो आया, परसेंटेज में ये सॉरी 0.33 आया है ना, 0.33 आया लीवरेज रेशियो, परसेंटेज में निकालेंगे तो ये चीज हो जाएगा 33%। तो जितना कम लीवरेज रेशियो होगा ये माना जाएगा कि उतना वो बिजनेस ऑपरेशन, बैंक या कंपनी उतना ज्यादा स्टेबल है, उतना ज्यादा स्थिर है, उतना ज्यादा उसका राजस्व प्रवाह स्थिर है, उसकी जो विश्वसनीयता है बाजार में उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। आप सीधी बात करें, आप अपनी बात करें, अगर आपके पास अपनी संपत्ति ज्यादा है, लोन कम है, तो आपकी मार्केट में रेपुटेशन ज्यादा रहती है। अगर आपके ऊपर लोन ज्यादा है तो आप पे ज्यादातर लोग दबाव डालने की कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल उसी तरह का है। ठीक है, लिवरेज रेशियो को ही डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कहते हैं। मतलब ये कि कितनी इक्विटी के सामने किसी ने कितना ज्यादा डेप्ट लिया है। ज्यादा लिवरेज रेशियो मतलब ज्यादा डेप्ट, कम लिवरेज रेशियो मतलब कम डेप्ट। उधार मिलता तो इक्विटी के सामने ही है ना, बिकॉज इक्विटी ही तो डायरेक्टर की अपनी संपत्ति होती है ना। तो लिवरेज रेशियो को हम डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी कहते हैं, टोटल डेप्ट बटे टोटल इक्विटी। अब आप बोलोगे ऊपर एक और फार्मूला क्या लिख रखा है। यूपीएससी अक्सर अपने मेन कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज करने के लिए दूसरे तरह के टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करती है प्रीलिम में। तो वैसी कंडीशन में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने सिमिलर टर्म को समझने के लिए एक और टर्म लिखा है कि यह है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का फार्मूला। डेट रेशियो नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब इक्विटी के सामने कितना डेप्ट है। और जब भी हम डेट रेशियो केवल बोलेंगे तो एसेट के सामने होगा। अब एसेट और इक्विटी में कुछ अंतर है। इक्विटी में किसी बैंक के पास वो सारे शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने पैसा बैंक में लगा रखा है। एसेट की बात करें तो नेट लोन होता है। बैंक की एसेट मतलब बैंक का लोन, सीधी सी बात है। बैंक ने कितना ज्यादा लोन दिया है वही उसकी एसेट है? ठीक है, तो जितना ज्यादा लोन दिया है, जितना ज्यादा लोन लिया है, उसका अनुपात दिखाता है डेट रेशियो। ज्यादा या कम उससे मतलब नहीं है। चलो, इस तरह से हमारे दो तीन कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश हो गए। अच्छा, एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसमें और हैं जो कि टर्मिनोलॉजी बेस्ड है, इनको समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। एनपीए की स्थिति में जब भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती है, अगर वो लंबे समय तक बनी रहती है, तो किसी भी बैंक में की जो बैलेंस शीट है वो अपने आप में बहुत पुअर दिखाई देती है। क्यों पुअर दिखाई देती है? क्योंकि उसके पास जितना ज्यादा पैसा एनपीए के फॉर्म में दिखाई देगा, उसका जो टैक्स लाइबिलिटीज है वो बढ़ती चलेगी। ऐसी कंडीशन में टैक्स लाइबिलिटीज ना बढ़े, बैंक चूज करता है कि कैसे भी करके इस एनपीए वाले अमाउंट को हटाया जाए। एक तो तरीका यह है कि गवर्नमेंट से वो रिफाइनेंसिंग कर ले, कि गवर्नमेंट हमको कुछ पैसा दे दो इस लोन के अगेंस्ट में, तो हम उसे जो है क्लियर कर लें। तो उसके दो तरीके होते हैं। अगर वो रिफाइनेंसिंग का तरीका अपनाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट को रेडी होना चाहिए बैंक को पैसा देने के लिए। अन्यथा दो तरीके हैं। हेयर कट, हेयर कट बोलते हैं जब बैंक अपने किसी अमाउंट को, जैसे मान लीजिए 100 रुपए उसकी एनपीए है, गवर्नमेंट ये भरोसा दिलाती है कि विजय माल्या जिसको तुमने 100 रुपए का लोन दिया है, उदाहरण टेक्निकली इनकरेक्ट उदाहरण से कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि एनपीए 100 रुपए है मान लेते हैं विजय माल्या के खिलाफ। सरकार ये भरोसा दिलाती है कि 100 रुपए की तो नहीं मिल पाएंगे विजय माल्या से, लेकिन अगर विजय माल्या की घर संपत्ति कंपनी बेची जाए तो 80 रुपए मिल जाएंगे। तो हेयर कट का मतलब है कि मार्केट वैल्यू है जितना किसी बैंक की लोन की, उससे कुछ कम अमाउंट की गारंटी है। तो बैंक अपना उस 100 को घटाकर वहां पे 80 लिख लेता है अपनी बैलेंस शीट में कि हाँ उसे 80 रुपए का लोन प्राप्त होना बाकी है। तो ऐसी घटना को हेयर कट कहते हैं। ठीक है, दूसरी घटना है राइटिंग ऑफ। जब बैंक को निश्चित तौर पे पता है कि उसका लोन एक भी रुपए वापस आने वाला नहीं है, उसे अपनी बैलेंस शीट से उस एनपीए वाले अमाउंट को पूरी तरह से हटा देने की जरूरत है। तो ऐसी घटना को बोलते हैं राइट ऑफ या राइटिंग ऑफ। ठीक है, हटा दिया, सिंपल। हेयर कट का मतलब यहाँ वो नहीं है जो नॉर्मली आप हेयर कट का मतलब जानते हैं। अच्छा, हम लोग थोड़ा और पीछे आते हैं, इस पे थे हम लोग। फिर कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या होता है?
हमने लीवरेज रेशियो समझ लिया जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। मतलब ये कि जो उसकी एडिशनल कैपिटल है, जैसे मान लीजिए अभी कहा जाए, उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं 9% है, तो इस कैपिटल को कंजर्व बनाए रखने के लिए अगर ये कहा जाए कि 2% का एडिशनल कैपिटल कंजर्वेशन बफर होना चाहिए, तो ये 9 2 11%। ठीक है, तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना है आज की डेट में? 2.5%। काउंटर साइक्लिकल बफर। काउंटर साइक्लिकल बफर का क्या मतलब होता है? साइक्लिकल होता है जब बैंक के ऑपरेशन उनके अनुरूप चल रहे हैं, जैसा वो मान के चल रहे हैं, जैसी उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार चल रहे हैं, तो साइक्लिकल। और जब बैंक के लोन की रीपेमेंट, उनकी बिजनेस एक्टिविटीज, उनके इन्वेस्टमेंट रॉन्ग टाइम में चल रहे हों, उनको उस तरह से अपेक्षित लाभ न मिल रहा हो, तो उसे हम काउंटर साइक्लिकल बोलते हैं। मतलब ये कि साइकिल का पहिया उल्टा घूमने लगा, उल्टा घूमने लगेगा तो गति धीमी पड़ जाएगी या रुक जाएगी, है ना, तो उसको हम बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल बफर। तो ऐसी सिचुएशन के लिए सर्टेन परसेंटेज ऑफ कैपिटल बैंक को और भी रखना चाहिए। एनहेंस लॉस ऑब्जॉर्प्शन क्लॉज, कि उसको कितना लॉस होने वाला है, अगर उसको लॉस लॉस का मतलब है कि हाँ ये तो पैसा गया, है ना, तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए भी बैंक के पास कुछ एडिशनल कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, एनहेंस लॉस क्लॉज, लॉस ऑब्जॉर्प्शन क्लॉज कौन कौन से होते हैं? जैसे राइट ऑफ, ठीक है, या डेट कन्वर्जन। डेट कन्वर्जन क्या होता है? डेट को इक्विटी में बदल देना, ये हम पढ़ेंगे आगे, है ना। ये इसका जो चैप्टर आएगा मेन, तो उसमें हम इसको ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे कि डेट को इक्विटी में बदलने का क्या तरीका होता है। राइट ऑफ हमने पढ़ लिया, हेयर कट हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये तो थे जिनमें बैंकों को अधिक से अधिक पैसा रखने की जरूरत थी। बस आपको ये याद रखना है कि इधर वाले जितने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो हम कैपिटल कहते हैं, मतलब बैंकों को कुछ अलग से पैसा रखने की जरूरत है। अब जब हम बात करेंगे सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, तो सुपरवाइजरी का मतलब होता है कि जैसे किसी क्लास का शिक्षक या एग्जामिनर चीजों पर नजर रखता है। आप परीक्षा देने जाते हैं ना, तो जो टीचर लोग होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो एग्जामिन करते हैं, जांच करते हैं कि आप ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे पैसे की कोई बात नहीं है। यहाँ पे पैसे की कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर सिर्फ नजर रखने की बात है, सुपरविजन की बात। जैसे फर्म वाइज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब ये कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ये है, ये एथिक्स का वैसे टॉपिक है, या पॉलिटी यानी कि GS2 में आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब है। बैंक और कंपनियां वो अपना बिजनेस ऑपरेशन इथिकल तरीके से चलाएं, उसके लिए उनको टाइम टाइम पे ऑडिट रिपोर्ट और गवर्नेंस वाले एस्पेक्ट को, जैसे उनके टैक्स की लाइबिलिटीज जितनी है वो सही समय पर रीपेड है कि नहीं, उनकी जो अदर लाइबिलिटीज है वो टाइम टाइम पे रीपेड होती है कि नहीं, उनको चेक करने के लिए जो मैकेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैनेजिंग रिस्क कंसंट्रेशन, रिस्क कहाँ ज्यादा है? विजय माल्या टाइप के लोन कितने ज्यादा दिए हैं बैंक ने, मेहुल चौकसी टाइप के लोन बैंक ने कितने ज्यादा दिए हैं, उन रिस्क कंसंट्रेशन को प्रिवेंट करना, उनको मैनेज करना, टाइम टाइम पे उन पे प्रेशर बना के रखना, ताकि बैंक को अपना इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, मूलधन समय समय पर वापस आता रहे बैंक के पास। अलाइनमेंट ऑफ LT इंसेंटिव्स, जो स्टाफ के इंसेंटिव्स वगैरह हैं उनको अलाइन करके रखना, ऐसा नहीं कि इंसेंटिव ज्यादा बांट दे और बैंक लॉस में आ जाए, तो उनको नजर रखना कि हाँ जो इंसेंटिव वगैरह है वो सही दिशा से चल रहे हैं कि नहीं। साउंड कंपेंसेशन प्रैक्टिस, ऐसा तो नहीं है कि हाँ बैंक के जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव हैं, जैसे चंदा कोचर को ज्यादा सैलरी मिल रही हो, ऐसा तो नहीं है, या अरुंधति भट्टाचार्य ज्यादा वेतन ले रही हो खुद को, ऐसा तो नहीं है। तो कंपेंसेशन जो प्रैक्टिसेस है वो भी हमेशा बैंक की साउंड प्रैक्टिसेस के साथ होनी चाहिए कि हाँ इतना वेतन भत्ते देने में बैंक के ऊपर कोई अतिरिक्त बर्डन नहीं पड़ेगा। सुपरवाइजरी कॉलेजेस, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंकिंग डेटा पे रिसर्च करते हैं, उनके डेटा उनके साथ में चीजों को नजर रखना कि हाँ कैसे कोई बैंक किस तरह से रिस्क या डिफॉल्ट में जा सकते हैं, उनको प्रिवेंट किया जाए। इसको अभी बात कर रहे हैं। फर्म वाइड रिस्क मैनेजमेंट, कि एक एक कंपनी या बैंक का रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, उसका मैनेज होना चाहिए कि हाँ
किस तरह से उनकी कितनी कैपिटल रिस्क में है। वैल्यूएशन प्रैक्टिस, स्ट्रेस टेस्ट, बैंक की एसेट एंड लायबिलिटी के बीच के जब स्टडी किया जाता है तो पता चल जाता है कि बैंक का जो लोन है वो किस प्रकार से कितना दिया गया है, उसका कितना रिपे उसको टाइम टाइम पे मिल रहा है, और जो बैंक की लायबिलिटीज है बैंक उनको रिपे कर पा रही है कि नहीं। अगर उनको टाइम टाइम पे स्ट्रेस टेस्ट किया जाए, मतलब ये देखा जाए कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक अपनी लायबिलिटीज में पीछे जा रही है और उसकी जो रिपेमेंट्स लोन वाली वो भी नहीं आ रही, तो वो हम स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से जान सकते हैं। सुपरवाइजरी रिव्यू इवेल्युएशन प्रोसेस, तो जो सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क है इसके माध्यम से हम बैंकिंग डेटा का रिव्यू कर सकते हैं और उनके कैपिटल और उनकी गवर्नेंस स्थिति के आधार पर ये समझ सकते हैं कि बैंक अपने आप में सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बाकी है अभी। मार्केट डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए मार्केट के लेवल पर, क्रेडिट के लेवल पे और ऑपरेशन के लेवल पे, जो हम पीछे देख चुके हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी कैपिटल कंपोनेंट, डिटेल्ड रिकंसिलिएशन कंपोनेंट, रेगुलेटरी कैपिटल रेशियोज और सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एक्सपोजर्स, इनको देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्या है, ये तो है CRR SLR, ये बैंक टाइम टाइम पे अपना मैनेज रखती है कि नहीं, इसमें बैंक ज्यादा फेल तो नहीं हो रही। इसके अलावा रेगुलेटरी कैपिटल कंपोनेंट, बैंक की और कौन कौन सी रेगुलेटरी कैपिटल्स हैं वो मेंटेन रखती है कि नहीं, जैसे लिक्विडिटी के लिए अगर कोई फ्रेमवर्क है तो उसको फॉलो कर रही है कि नहीं। डिटेल्ड रिकंसिलिएशन कैपिटल का मतलब यह है कि जो बैंक की एसेट लाइबिलिटीज हैं जिनको कि बैंक को वापस करना ही है ना, तो वो वाले कैपिटल बैंक के पास है कि नहीं। इसके अलावा सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर, ये कि सिक्योरिटीज में बैंक ने कितना पैसा लगा रखा है उसका एक्सपोजर होना चाहिए, वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, सो दैट कि बैंकिंग गतिविधियों के बारे में पब्लिक को और सुपरवाइजरी अथॉरिटीज को पता होना चाहिए। बचता है हमारे पास आई कैप, ये है आई कैप। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनल कैपिटल एडिकेसी असेसमेंट प्रोसेस का मतलब ये होता है कि बैंक के अंदर अपना एक इंटरनल मैकेनिज्म होना चाहिए जो उनकी कैपिटल एडिकेसी रेशियो, उनकी फंड के एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को टाइम टाइम पे चेक करें कि बैंक के पास वो एडिशनल कैपिटल है, वो घट तो नहीं रही है, ऐसा तो नहीं कि वो कैपिटल कहीं दूसरी जगह ड्रेन हो रही हो, बह रही हो, उसको रोके, है ना। तो वो एक इंटरनल मैकेनिज्म होना चाहिए कैपिटल एडिकेसी को चेक करते रहने के लिए। हाँ, बेसल 3 को अब हम आगे बढ़ाते हैं। बेसल 3 मानदंडों का उद्देश्य अधिकांश बैंकिंग गतिविधियों जैसे कि उनकी ट्रेडिंग गतिविधियों, ट्रेडिंग का मतलब ये कि इक्विटी में अगर वो जहां पे पैसा लगा रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, को अधिक कैपिटल इंटेंसिव बनाना। मतलब ये कि जो बैंक के कॉमर्शियल एस्पेक्ट हैं, जो उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं, उनमें कैपिटल का कंपोनेंट बढ़े, डेट का कंपोनेंट ना बढ़े ज्यादा। ठीक है। दिशा निर्देशों का उद्देश्य चार महत्वपूर्ण बैंकिंग मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करता है और अधिक फ्लेक्सिबल बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देता है। वो चार महत्वपूर्ण बैंकिंग मानदंड क्या है, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, लिवरेज या डेट रेशियो जो हमने पीछे पढ़ा, फंडिंग एंड लिक्विडिटी, फंडिंग का मतलब यह है कि बैंक की फंडिंग कहाँ से हो रही है, उसका नेचर, उसका टाइप, क्वालिटी, और लिक्विडिटी मतलब ये कि बैंक अपनी देनदारियों के प्रति जवाबदेह है तो उसके पास उतना पैसा होना चाहिए जिससे कि आने वाले 30 दिनों के लिए वो लिक्विडिटी मेंटेन रख सके, जिसे हमने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में समझा है। ठीक है? हाँ, लिवरेज रेशियो का मतलब ये कि बैंक कितना ज्यादा लोन लेता है, जितना कम लोन लेगा उतना अच्छा है, उसके पास जितना इक्विटी कैपिटल होगा उतना अच्छा है, जितना डेट जितना कम होगा, उधार जितना कम होगा उतना अच्छा है। डेट का मतलब होता है उधार। ठीक है। बेसल मानदंडों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम बैंकों की पूंजी और जोखिम भारित यानी कि संपत्ति यानी कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जोखिम भारित संपत्ति अनुपात के कॉन्सेप्ट को, या जिसे हम कैपिटल एडिकेसी रेशियो भी कहते हैं, इसको अच्छे से समझना जरूरी है।
जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बेसल 3 मापदंड अब आप अच्छे से समझ गए हैं। तो इसलिए हमें जरूरत यह है कि हम समझें कि क्या होता है जोखिम भारित संपत्ति अनुपात। आप लोग 10 सेकंड का पॉज लीजिए और एक बार सोचिए कि हमने जो जो डिस्कस किया है उसमें क्या क्या चीजें हैं और हमने जोखिम भारित संपत्ति अनुपात के संबंध में कैपिटल एडी जैसे रेशियो के क्या क्या देख लिया है। इसे रोक कर आप 1 मिनट जाइए पीछे और अपने डेटा को चेक करिए, पीछे जो जो हमने समझ लिया उसमें इसका कितना कंपोनेंट डिस्कस हो गया है। तब हम इसको आगे और प्रैक्टिकल तरीके से स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। क्लास रिज्यूम। अब इसमें क्या है देखिए, कॉन्सेप्ट एक बार हम फिर से स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। कोई भी एस्पायरेंट, कोई भी कैंडिडेट याद करने की रटने की कोशिश नहीं करेगा। याद करना है तो आप अपने पुराने शिक्षकों की वीडियोस देखिए, यहाँ पे चीजें समझनी होती हैं। बैंकिंग हमारे दिमाग में घूमनी चाहिए, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में घूमना चाहिए, ये आवश्यक आवश्यक है। अगर कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में नहीं आया है, आपको रट्टा मारना पड़ रहा है, तो हमारी किसी भी मेहनत का कोई अर्थ नहीं है। आप एग्जाम में गलती करोगे, आप एग्जाम में सिर्फ तभी गलती नहीं करोगे अगर आपके दिमाग में बैंकिंग घूमने लगे, चीजें दिखाई देने लगे, है ना। आइए फिर से देखते हैं, एंड दैट विल बी बेटर कि हम अपने आप को इस उदाहरण के साथ देखें, इस एग्जाम्पल के साथ। मान लेते हैं हमारे पास दो बैंक हैं, बैंक वन एंड बैंक टू। बैंक वन और बैंक टू, इनके डेटा को जरा ठीक से ऑब्जर्व करते हैं, फिर CRAR अच्छे से समझते हैं कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या है। CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये रिस्क वेटेड एक साथ आता है। एसेट रेशियो ये क्या होता है, जिसको हम हिंदी में जोखिम भारित संपत्ति अनुपात कहते हैं। ये आपके दिमाग में अब स्टैब्लिश हो जाएगा इस स्लाइड के बाद। ध्यान से देखिएगा, बैंक वन के पास क्या है, एसेट लाइबिलिटीज। एसेट कितना है, इनके पास पर्सनल लोन है 1 करोड़ का, प्रोजेक्टेड लोन अगेंस्ट सम कोलेटरल है 3 करोड़ का। पर्सनल लोन है जिसमें कोई कोलेटरल नहीं है, देखो विदाउट कोलेटरल है ना, विदाउट कोलेटरल है, मतलब ये बिना कोलेटरल वाला पैसा रिस्क में होगा, और कोलेटरल के साथ वाला पैसा कम रिस्क में होगा, है ना। कोलेटरल क्या है आपको पीछे पता है, हमने बता दिया था कि जब आप लोन लेने जाते हो तो अगर अपने घर के कागज आप दिखा के लोन लेते हो तो जो घर की कागज है वही आपकी कोलेटरल है, ठीक है। वो परिसंपत्तियां जिसके आधार पर आपको लोन मिलता है वो कोलेटरल। तो बैंक के पास लाइबिलिटी, ओनर की मनी हो गई 1 करोड़, और डिपोजिटर्स जिन लोगों ने पैसा जमा किया है या पैसा लिया है, तो बैंक ने पब्लिक को पैसा दिया है, इसलिए बैंक के पास 3 करोड़ की लाइबिलिटी हो गई। यहाँ पे बैंक ने पब्लिक को पैसा दिया है, यहाँ पे डिपोजिटर खुद बैंक है, तो बैंक के पास जो लाइबिलिटी हो गई वो 4 करोड़ की हो गई। एक सेकंड, ये हाँ डिपोजिटर का पैसा है, मतलब पब्लिक का जो डिपोजिट है वो 3 करोड़ का है, और जो ओनर की मनी है 4 करोड़ की है। तो ऐसे कंडीशन 1 करोड़ की है, तो ऐसे कंडीशन में बैंक की जो लाइबिलिटी हो गई 4 करोड़, और ये 1 करोड़ पर्सनल लोन भी किसी को दे दिया गया इस बैंक के द्वारा, और प्रोजेक्टेड लोन विद कोलेटरल दिया गया 3 करोड़ का, तो 4 करोड़ ही बैंक की एसेट हो गई। ये लोन किसी और को दिया गया, ऐसे समझिए, लोन किसी और को दिया गया। बस ये है कि ये पर्सनल लोन पे है, मतलब इसमें कोई कोलेटरल नहीं है, इसमें ज्यादा कोलेटरल है, इसमें कोलेटरल है, 3 करोड़ का अलग सा लोन है, ठीक है। ये हमने पहली कंडीशन देखी। अब दूसरे बैंक के पास क्या है, अच्छा यहाँ पे नंबर ठीक कर लीजिए, हाँ 3 करोड़ रुपए इनके पास ओनर की मनी है, उसको इन्होंने पर्सनल लोन में किसी को दे दिया। जमाकर्ताओं का 1 करोड़ है,
उसको भी उन्होंने किसी को लोन में दे दिया, लेकिन ये विद कोलेटरल है, ये विदाउट कोलेटरल। ठीक है, ये अंतर है। ऐसी कंडीशन पर बैंक की जो एसेट है ये 4 करोड़ लोन पे गई, जिसमें कोलेटरल के साथ सिर्फ 1 करोड़ है, बिना कोलेटरल के साथ 3 करोड़ है। ये हमारे काम का है। कैसे? उसी एग्जाम्पल पर आगे हम कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश कर रहे हैं कुछ कंडीशंस के साथ। वो कंडीशन आरबीआई ने लगाई है कि आरबीआई विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के जोखिम भार को कि मतलब कितना जोखिम भार किसमें लगाया जाए, ज्यादा जोखिम ज्यादा भार, कम जोखिम कम भार, है ना, वेट को उनके जोखिम प्रोफाइल के आधार पर निर्दिष्ट करता है आरबीआई। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है? क्योंकि बैंक एक के पास अधिक कोलेटरल है, इसलिए उसका लोन का रिस्क कम है। पीछे देखते हैं। 3 करोड़ के लोन पे कोलेटरल है, 1 करोड़ के लोन पे कोलेटरल नहीं है, नो नो कोलेटरल। ठीक है, बैंक टू के पास 1 करोड़ के लोन पे कोलेटरल है और 3 करोड़ के पे विदाउट कोलेटरल है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर इनका पैसा कम रिस्क में है, बिकॉज इनके पास 3 करोड़ पे कोलेटरल है, उनके पास सिर्फ 1 करोड़ पे कोलेटरल। मतलब ये कि अगर इनका लोन दोनों का मारा जाए तो कोलेटरल बेच के कुछ संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं, वो भी इकट्ठा कर सकते हैं। ये 3 करोड़ तक इकट्ठा कर सकते हैं, वो सिर्फ 1 करोड़ तक ही इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब इनका जो लोन है 4 करोड़ का, इसमें रिस्क ज्यादा है। अब रिस्क को हम वेट असाइन करेंगे, ज्यादा रिस्क को ज्यादा, कम रिस्क को कम। ये टेक्निकली इनकरेक्ट एग्जांपल है, मतलब ये कि ऐसा आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार एग्जैक्ट नंबर नहीं है, जो नंबर है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखते हैं। बैंक वन के पास अधिक कोलेटरल है, इसलिए बैंक वन के का जो लोन है उसका रिस्क कम है। मान लें कि किसी मान लें कि व्यक्तिगत ऋण जो पर्सनल लोन है जिसमें कोलेटरल नहीं लगा है, उसका जोखिम भार 100% है। मतलब ये कि अगर उनका लोन नहीं वापस आया तो 100% पूरा का पूरा पैसा मारा गया। वाप अगर लोन नहीं रीपे लोन का पैसा मैच्योरिटी के बाद विजय माल्या ने बैंक को वापस नहीं किया तो पूरा पैसा मारा गया। उसे हम 100% वेट असाइन करते हैं, जोखिम भार 100% असाइन करते हैं। अब कोलेटरल है तो कोलेटरल के बदले बैंक को कुछ ना कुछ तो परिसंपत्ति वापस आ जाएगी ना। मान लीजिए विजय माल्या कोलेटरलाइज्ड लोन में कुछ पैसा लेता है और वो लोन नहीं देता है, तो स्टेट बैंक जाएगी विजय माल्या के घर, कंपनी को कुर्की कर देगी, बेच देगी, तो उसे कुछ तो पैसा मिलेगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि कोलेटरल वाले लोन में जोखिम भार 50%, मतलब ये कि अगर 100 रुपए लोन दिया गया है तो 50 रुपए जो है उनका मारा जाएगा। अगर 500 रुपए लोन दिया गया है तो 250 रुपए मारा जाएगा। अगर 10,000 करोड़ दिया गया है तो 5,000 करोड़ मारा जाएगा, क्योंकि उसमें रिस्क 50% पे है। पर्सनल लोन पे पूरा का पूरा मारा जाएगा। ये अंतर है। कॉन्सेप्ट आ गया दिमाग में? तो हम पर्सनल लोन को जिसमें रिस्क ज्यादा है 100% वेट असाइन करते हैं, और कोलेटरल वाले लोन जिसमें रिस्क कम है 50% का वेट असाइन करते हैं रिस्क के लिए, बिकॉज रिस्क कोलेटरल में कम है ना। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट आएगा? आइए अब हम इस प्रकार से बैंक के पास जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है, ये इसकी गणना कैसे करेंगे देख लेते हैं। बैंक वन जिसके पास 1 करोड़ पर 100% का रिस्क है, 3 करोड़ का पर 50% का रिस्क है। ठीक है, अब चूंकि ये कैपिटल टू रिस्क है, सीआरएआर के फार्मूले में कैपिटल ऊपर होता है, टू रिस्क है। एक मिनट, हाँ, कैपिटल टू रिस्क है, तो किसी समय मान लेते हैं इनके एक यूनिट कैपिटल में 1 करोड़ पर 100% का रिस्क है, 3 करोड़ पर 50% का रिस्क है, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे हम अमाउंट वन की जगह 100, 200, 500 कुछ भी लिख सकते थे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में उसका कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज जब हम 100% को वन लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 100 को 1 यूनिट लिख सकते हैं।
परसेंटेज पे सारे 100 अंश और हर में वो 1 ही आएंगे, है ना। खैर, आप इसको मैथमेटिकली समझ लीजिए कि 1 यूनिट के अगेंस्ट में जब उनके पास ये 1 करोड़ है तो उसमें 100% का रिस्क है, तो हम उसको 100 1 अपॉन 1 इंटू 100 अपॉन 100 लिखेंगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार जो 3 करोड़ का लोन है उसमें 50% का रिस्क है, मतलब 50/100 अगर हम लिखेंगे 50/100 लिखेंगे तो ये 0.5 आएगा, ठीक है। तो इसको हमने 0.5 लिया। इस प्रकार जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए ऐसा 1 अपॉन, है ना, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0.5, तो 1 इंटू 1 1 आएगा, 3 इंटू 0.5 आएगा 1.5। अगर हम इसको आगे जोड़ेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 2.5, 1 अपॉन 2.5 आ गया, है ना। तो अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आता है 0.4। सिंपल मैथ है। बैंक 2 के पास 3 करोड़ पर 100% का रिस्क है, बिकॉज ये पर्सनल लोन है, इसमें कोई कोलेटरल नहीं है। और 1 करोड़ पर कोलेटरल है और इसमें 50% का रिस्क है। तो उसी प्रकार 3 प्लस ये 0.5 आएगा, तो जोड़ेंगे तो 3.5 आ जाएगा, है ना। और इसको जब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो 0.3। तो कैपिटल टू रिस्क की बात है, तो इनके पास ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा कैपिटल है, ठीक है। इनके पास कम कैपिटल है। अगर इन दोनों की तुलना किया जाए, कैपिटल टू रिस्क, रिस्क के सामने कैपिटल, क्योंकि वो 1 यूनिट कैपिटल हम ऊपर जो लेके चलते हैं वो दोनों का बराबर लेके चलते हैं। आप कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं किसी समय बैंक के पास 12,000 करोड़ कैपिटल है रिस्क के सामने, उससे कोई फर्क नहीं, हम चाहे 12,000 लें चाहे 15,000 लें, दोनों का बराबर लेना चाहिए हमको, क्योंकि हम इन दोनों का अनुपात, सॉरी, इन दोनों की तुलना कर रहे हैं। बस हमने दोनों को 1 यूनिट लिया, दैट्स मेन पॉइंट, ठीक है। ऐसी कंडीशन पर बैंक 1 के पास रिस्क के सामने ज्यादा कैपिटल है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको कुछ कुछ आ रहा है, ठीक, पूरी तरह समझने के लिए थोड़ा सा और वेट करें। हाँ, इस पेज की अब जरूरत पड़ गई। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR, CRAR, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे स्टैब्लिश हुआ ये समझ लेते हैं। मानते हैं बैंक 1 के पास CRAR में किसी समय 1 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ रुपए है। बैंक 2 के पास भी 100 करोड़ रुपए है CRAR में, ठीक है। CRAR में 100 करोड़ रुपए इनके पास भी है। नाउ बैंक 1 के पास रिस्क ज्यादा है, सॉरी, रिस्क कम है बैंक 1 के पास, बैंक 2 के पास रिस्क ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है। अगर रिस्क कम है तो 100 करोड़ का पैसा उस रिस्क को कवर करने के लिए इनकी तुलना में तो ज्यादा है, क्योंकि इनके पास रिस्क ज्यादा है और एडिशनल कैपिटल तो 100 करोड़ ही है दोनों के पास। और स्पष्ट कर लें, हम इनके पास 1 करोड़ तो पूरा डूब जाने वाला था, ठीक है। 1 करोड़ इनका पूरा डूब जाने वाला था, बिकॉज वो बिना कोलेटरल के था। पीछे वाली स्लाइड देख लेना अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो, बिकॉज वो 100% रिस्क में था, उसमें कोई कोलेटरल नहीं था। और 3 करोड़ पर कोलेटरल था 50% रिस्क के साथ। मतलब ये कि इनका 1 करोड़ तो पूरा डूबेगा और 3 करोड़ में आधा डूबेगा, यानी कि 1.5 करोड़ डूबेंगे। तो इनके पास बचेगा कितना 4 करोड़ में, 1 प्लस 1.5, है ना। कितना आया, 112, 2.5, तो 4 करोड़ में 2.5 करोड़ इनका डूबेगा।
मतलब इनके पास बचेगा कितना, 1.5 करोड़ ये बच जाएगा। डूबेगा कितना, इतना। इनके पास रिस्क कितना है, बैंक टू के पास 3 करोड़ रुपए पर कोई कोलेटरल नहीं है, यानी कि वो तो पूरा डूबेगा। और 1 करोड़ में 50% का कोलेटरल है, तो मतलब 50% का रिस्क है, तो वो आधा डूबेगा। मतलब इनके पास डूबने वाला है 3.5 करोड़। ठीक है, तो डुबाऊ अमाउंट इनका है 2 पॉइंट, इनका है 3 पॉइंट। एडिशनल कैपिटल है 100 करोड़, एडिशनल कैपिटल है 100 करोड़, 100 करोड़ मिलकर 2.5 करोड़ कम कर दिया जाएगा, माइनस 2.5, तो इनका बचेगा 97.5 करोड़। और इनका इन पे 3.5 कर दो तो 96.5 करोड़। ठीक है, क्या 97.5 करोड़ 96.5 करोड़ से ज्यादा है? अरे हाँ, मतलब ये कि उतनी ही एडिशनल कैपिटल में ज्यादा रिस्क होने पर एडिशनल कैपिटल का अमाउंट घट गया, कम रिस्क होने पर एडिशनल कैपिटल का अमाउंट कम घटा। इसलिए हमने कहा कि जिस बैंक के पास ज्यादा रिस्क है उसका CRAR अपने आप घट गया, जबकि CRAR की लिमिट अगर किसी टाइम में 100 करोड़ की है तो उस हिसाब से ये बैंक ज्यादा रिस्क में होने के कारण इसका अमाउंट अपने आप में कम बचा। इस प्रकार हमने ये समझा कि जिस बैंक के पास ज्यादा रिस्क होगा उसको ज्यादा CRAR रखने की जरूरत पड़ेगी, मतलब आने वाले टाइम में इनको 2.5 करोड़ और चाहिए, इनको 3.5 करोड़ और चाहिए। बैंक वन को 2.5 करोड़ ज्यादा चाहिए, बैंक टू को 3.5 करोड़ मोर चाहिए अपना 100 करोड़ का बफर मेंटेन करने के लिए। ऐसी कंडीशन पर यह हमको समझ में आता है कि जिस बैंक की का जो लोन है वो जितना ज्यादा कोलैटरलाइज्ड लैटरलाइज्ड जितना ज्यादा कोलैटरलाइज्ड रहेगा, उसमें जितनी ज्यादा परिसंपत्तियों का सपोर्ट रहेगा, वो बैंक उतने ज्यादा समय तक ज्यादा सस्टेन करेगी। उस बैंक पर रिस्क कम से कम उतना ही रहेगा जितना ज्यादा उसके पास कोलैटरल रहेगा। इसीलिए बैंक लोन देते समय आपसे कोलैटरल के तौर पर गारंटी के कागज मांगती है कि घर के कागज, जमीन के कागज, दुकान के कागज या अपने हाई स्कूल की सर्टिफिकेट, MBA की डिग्री, BTech की डिग्री, मेडिकल की डिग्री जमा करो और तब लोन दे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तो था हमारा CRAR का कॉन्सेप्ट टोटल। समझ में आया? ठीक, अदरवाइज कमेंट करो, फिर से व्याख्या की जाएगी। जमाकर्ता के पास बैंक 2 की तुलना में बैंक 1 अधिक सुरक्षित। ठीक है, बैंक 1 ज्यादा सुरक्षित है, इसलिए जोखिम भारित संपत्ति अनुपात CRAR के लिए पूंजी जितनी अधिक होगी जमा की सुरक्षा उतनी अधिक होगी। मतलब आपका डिपॉजिट वाला पैसा उतना ज्यादा सेफ है CRAR जिसका जितना ज्यादा है। बैंकों को सुरक्षित बनाने के लिए बैंक का CRAR अधिक होना चाहिए। CRAR को बढ़ाने के लिए CRAR को बढ़ाने के लिए बैंकों की पूंजी बढ़ानी होगी, बैंकिंग कैपिटल बढ़ानी होगी, कैपिटल। ठीक है, जिससे CRAR बढ़े, जैसे इक्विटी कैपिटल होता है उसी टाइप का। पूंजी, इक्विटी या इक्विटी जैसे उपकरण और बॉन्ड का एक संयोजन है। जब भी हम कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते हैं, तो पूंजी में क्या क्या होता है? एक तो इक्विटी होता है जो डायरेक्टर्स का मनी होता है, दूसरा इक्विटी जैसी कैपिटल होता है जिसमें अदर शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। ठीक है, FII है ना, इक्विटी जैसा हो गया, नॉट एग्जैक्टली इक्विटी। बॉन्ड, अगर मान लीजिए आपने कहीं पे कोई बॉन्ड इशू किया है, उसमें आपको जो पैसा मिला हो, तो वो सब पूंजी होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको कैपिटल का ये व्याख्या बहुत अच्छी है, इसको याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार आवश्यक न्यूनतम पूंजी कितना है? 10.5%, जिसमें 2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर, जिसकी हमने बात करी थी पीछे, शामिल है। अतिरिक्त, और कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या है? एक अतिरिक्त पूंजी बस है कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, कैपिटल को बचाने के लिए, जितनी भी एडिशनल कैपिटल है कि हाँ, जब भी
बैंक का एनपीए बढ़ने लगे तो पहले कंजर्वेशन बफर को यूज करो 2.5% वाला। अगर वो यूज हो रहा है, वो ज्यादा यूज हो रहा है, तो बैंक को सतर्क हो जाना चाहिए तो अपना कंजर्वेशन बफर मेंटेन रखने के लिए और पैसा कहीं से लाए। ऐसा ना हो कि उनकी जो एडिशनल कैपिटल कितनी थी 8%, ये डूबना शुरू हो जाए। तो इसलिए 8% के ऊपर 2.5% का कैपिटल कंजर्वेशन बफर लगा दिया गया। तो अब हमारे पास अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के हिसाब से, बेसल 3 के हिसाब से जो एडिशनल कैपिटल होनी चाहिए वो रिस्की कैपिटल का 10.5% होना चाहिए। रिस्की कैपिटल क्या है? अगर हम सारे लोन इकट्ठा कर लें, वो अभी आपने पीछे देखा था ना, 2.5 करोड़ एंड 3.5 करोड़ रिस्की कैपिटल थे, तो उस तरह के अगर आप सारे लोन से निकाल के लाओ और वो निकल के आता है मान लीजिए किसी का 3,000 करोड़, तो उसके सामने 10.5% अमाउंट एडिशनल कैपिटल पर होनी ही चाहिए। दैट विल बी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को जिनकी हमने बात करी, यही तो बेसल 3 है। भारत में आरबीआई ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना रखा है? और 1% ज्यादा। मतलब ये कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर को जोड़कर जो बेसल ने 10.5 बोला, आरबीआई ने 11.5 बोला। ऐसा क्यों? अगर आप में से कोई कमेंट करके बताता है तो ही इज अ नाइस स्टूडेंट। अगर आप में नहीं पता तो ध्यान से सुन लो। ऐसा इसलिए चूंकि भारत में एनपीए का परसेंटेज 11% के आसपास था पिछले 2-3 सालों में। तो ज्यादा एनपीए के केस में भारत ने ज्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखने के लिए अपनी मजबूरी दिखाई है और कुछ नहीं। इसलिए बेसल नॉर्म्स में 10.5% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होने के बावजूद भारत में आरबीआई ने 11.5% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखा है। अगर आपने इन सिद्धांतों को इस प्रकार से समझ लिया है तो आपकी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं है। इतने डीप में क्वेश्चन आएंगे तो भी आप सही कर लोगे, इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। ठीक है, चलते हैं। हाँ जी, अब जो बात है 11.5%, ये आरबीआई ने 11.5% सीआरएआर डिसाइड किया है। आरबीआई ने सीआरएआर कितना डिसाइड किया है? 11.5%। ठीक है, उसका कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, मतलब वो परसेंटेज में किस तरह से कहां से पैसा होना चाहिए, आपके सामने है। 7% टायर 1 कैपिटल होना चाहिए। ये टायर 1 कैपिटल क्या है? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टायर 1 कैपिटल, जब भी कोई बैंक या बिजनेस ऑपरेशन होता है तो उसमें जो डायरेक्टर्स का पैसा होता है, अब बोलोगे स्टेट बैंक तो सरकारी बैंक है, उसमें डायरेक्टर सरकार का पैसा होगा। ठीक है, पब्लिक का नहीं, सरकार का पैसा। आईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर की बैंक, उसमें डायरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर्स का पैसा होगा जो मेजर इन्वेस्टर है ना। तो टायर 1 कैपिटल वो इक्विटी कैपिटल होता है एंड इक्विटी जैसा कैपिटल होता है। ठीक है, यहाँ पे एफआईआई नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्टर का पैसा, और डायरेक्टर ने अगर और कहीं से पैसा अरेंज करके अपने बैंक में लगाया है, उनका पैसा होगा। तो टायर 1 में यहाँ पे इक्विटी कैपिटल की बात होगी। इक्विटी मालिकों का होता है, हिस्सेदारों का होता है। तो इक्विटी कैपिटल के बारे में हम जब भी बात करेंगे वो ओनर्स मनी होगा। इक्विटी लाइक का मतलब जो ओनर्स उस तरह का पैसा कहीं और से मैनेज करके लगाते हैं, ये वो पैसा होगा। ठीक है, 7% होना चाहिए टायर 1 कैपिटल, 2% होना चाहिए बॉन्ड के सेट में, जिसको हम बोलेंगे टायर 2 कैपिटल। तो टायर 2 कैपिटल इज बॉन्ड, टायर 1 कैपिटल इज इक्विटी। भूलना नहीं, बिकॉज ऐसे यूपीएससी स्टेटमेंट देगा कि टायर 1 कैपिटल इज बॉन्ड, उत्तर है गलत। टायर 2 कैपिटल इज इक्विटी, उत्तर है गलत। सही उत्तर क्या है? टायर 1 कैपिटल इज इक्विटी एंड इक्विटी लाइक कैपिटल, टायर 2 कैपिटल इज बॉन्ड एंड बॉन्ड, एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब हमारे पास है कैपिटल कंजर्वेशन बफर का 2.5%। ये इक्विटी कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल कंजर्वेशन बफर में इक्विटी कैपिटल होना चाहिए। इक्विटी कैपिटल मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, दिमाग से उतरना नहीं चाहिए, ये ओनर की मनी होती है। नाउ इस तरह से हमारे पास 11.5% सीआरएआर आ जाता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इफ कैपिटल फॉल्स बिलो द रेगुलेटरी मिनिमम, अब ये रेगुलेटरी मिनिमम क्या है? सीआरएआर, देन बैंक कैन नॉट लेंड।
अब बैंक किसी को लोन नहीं दे सकती अगर उसका CRAR 11.5 से नीचे आ गया, ठीक है, तब बैंक किसी को लोन नहीं दे सकती है। और दूसरे रिस्ट्रिक्शन उस पे लग जाते हैं, लेंडिंग पे और भी कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। बैंक लोन नहीं दे सकती और कौन कौन से प्रतिबंध हैं उनको हम जरा समझते हैं। जब बैड लोन हो जाते हैं एनपीए टाइप से और गैर निष्पादित एनपीए बदल जाते हैं, है ना, बैड लोन एनपीए में बदल जाते हैं, तो बुरे लोन जो होते हैं जिन पे उनको रिटर्न नहीं मिल रहा वो एनपीए में कन्वर्ट हो गए, तो बैंकों को कुछ निधियों को आरक्षित रखने की आवश्यकता होती है जो वो उधार नहीं दे सकते, और इसे एनपीए के खिलाफ प्रोविजनिंग कहा जाता है, प्राविधान नियम। यही है सीआरएआर का अमाउंट। यह बैंक की ऋण पर ब्रेक लगाने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब ये कि जो सीआरएआर का पैसा है वो पैसा आप ऋण पर नहीं दे सकते, ठीक है, किसी को लोन नहीं दे सकते। 2012-13 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ठीक यही स्थिति का सामना कर रहे थे। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक के पुनर्पूंजीकरण की योजना बनाई और कैपिटल एडिकेसी रेशियो को बढ़ाने के लिए, ताकि और ज्यादा धन लगाया जा सके। मतलब 2012-13 में क्या था कि उस समय जो गवर्नर थे वो रघुराम जी राजन थे। रघुराम यानी कि राजन रघुराम ने ये डिसाइड किया था कि कैपिटल एडिकेसी रेशियो के तहत बैंकों को 11.5% पैसा अतिरिक्त पूंजी के तौर पर रखना पड़ेगा। इसके चलते बैंकों को अपना ढेर सारा कैपिटल जिसे वो लोन में दे सकते थे धीरे धीरे सीआरएआर के फॉर्म में रखना शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी लेंडिंग कैपेसिटी घटने लगी। उस लेंडिंग कैपेसिटी के घटने के चक्कर में मार्केट एक्टिविटी स्लो पड़ रही थी। इस मार्केट एक्टिविटी के स्लो पड़ने की गति को फिर से तेज करने के लिए भारत सरकार ने बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन का प्लान बनाया। रिकैपिटलाइजेशन का मतलब है कि बैंकों को पैसा दिया जाएगा। ये पैसा कहां से आएगा यह हम आगे देखेंगे। और रिकैपिटलाइजेशन के माध्यम से बैंकों के पास एडिशनल कैपिटल भी मेंटेन होगा सीआरएआर, और बैंकों को और अधिक लेंडिंग करने के लिए भी पैसा होगा। क्यों? सरकार निम्नलिखित दो तरीकों से पब्लिक सेक्टर बैंक का पुनर्पूंजीकरण कर रही है। मतलब रिकैपिटलाइजेशन के दो तरीके हैं, ठीक है। इनमें से सबसे पहले बजटीय संसाधनों से पब्लिक सेक्टर बैंक में पूंजी लगा रहा है गवर्नमेंट। बजट से पैसा निकाल के, बजट का मतलब टैक्स का पैसा इधर लगाना। दूसरा रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, जिसमें सरकार बैंकों को हाँ सिक्योरिटी ऑफर करके बैंकों से लेके जिन भी जहां भी बैंकों में सरकार को पैसा लगाना है तो बॉन्ड इशू करके बैंक से पैसा लो, और ध्यान से सुनिए, बॉन्ड इशू करके बैंक से पैसा लो और जहां जरूरत है वहां इक्विटी में लगाओ, तब जाके बैंक अपना सीआरएआर मेंटेन रख पाए टायर 1 कैपिटल के नाम। तो सरकार ने बैंकों से ही पैसा लिया बॉन्ड देके और बैंकों में ही लगाया इक्विटी कैपिटल के माध्यम से। जरूरी नहीं कि जिस बैंक से लिया उसी बैंक में लगाए, सरकार उस बैंक से पैसा लेगी जिस बैंक की फाइनेंस साउंडिंग है, और पैसा लगाएगी इक्विटी के फॉर्म में उस बैंक में जहां उनको ज्यादा जरूरी दिख रहा है, ठीक है। और फिर यह नकद सरकार फिर से पब्लिक सेक्टर बैंक में इक्विटी कैपिटल में लगाएगी। इक्विटी कैपिटल इसलिए बिकॉज टायर 1 कैपिटल में बैंक को इक्विटी कैपिटल रखना था 7%, और कैपिटल कंजर्वेशन बफर में 2.5% भी इक्विटी कैपिटल होना था, तो सरकार ने इसलिए इक्विटी में पैसा। अब क्या स्थिति है जरा समझते हैं। भारत सरकार ने 2.1 लाख का कैपिटल इन्फ्यूजन किया है अभी तक। कैपिटल इन्फ्यूजन करने का मतलब है कि रिकैपिटलाइजेशन या बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से को जस्टिफाई करने के लिए, को पैसा देने के लिए सरकार ने अब तक 2.11 लाख करोड़ पैसा लगाया है, जिसमें 1.35 लाख करोड़ पैसा कहां से लगा है, बॉन्ड से। 18,000 करोड़ पैसा कहां से लगा है, बजट से। और 58,000 करोड़ पैसा लगा है इक्विटी कैपिटल से। मार्केट्स में इक्विटी इशू करके सरकार ने जो पैसा निकाला है, तो सबसे ज्यादा पैसा कहां से लगा है, बॉन्ड से, फिर इक्विटी कैपिटल से, और सबसे कम बजट से, ठीक है। अब हमारे पास है एक्चुअल डेटा। सबसे ज्यादा रिकैपिटलाइजेशन करने की जरूरत किसको पड़ी है, पंजाब नेशनल। पंजाब नेशनल बैंक में रिकैपिटलाइजेशन के लिए करीब करीब 14,000 करोड़ रुपए सरकार ने लगाए, है ना।
फिर आईडीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक यहाँ पे है कितना, करीब करीब 8,000 करोड़ के आसपास, 9,000 करोड़ के आसपास। तो इस तरह से ये अप्रैल 17-18 का डेटा है। क्या आपको इनमें कोई भी डेटा याद रखना है? उत्तर है नहीं। जो याद करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ये सब नहीं याद करना। बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ, बैंक रिकैपिटलाइजेशन में किस बैंक को ज्यादा और किस बैंक को कम पैसे, दैट्स इट। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब मान लेते हैं कि ये जो एनपीए की दशा है ये बढ़ती चली जा रही है। सर्टेन एनपीए के हो जाने के बाद बैंक रिस्क में आ सकते हैं, उसका सीआरएआर घट सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मानदंड हैं जिनको देखते हुए आरबीआई किसी बैंक के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है, और वो जो एक्शन लेती है उसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बोलते हैं, या त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई। आरबीआई अपने सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क यानी पर्यवेक्षी मानदंड के तहत बैंकों के अच्छी वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करता है, जिनमें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन अपने आप में महत्वपूर्ण है। और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कब लागू किया जाता है आरबीआई के द्वारा किसी बैंक में? जब कोई ट्रिगर पॉइंट अपने आप में आ जाए। ट्रिगर पॉइंट का मतलब ये है कि बैंक सर्टेन विसंगतियों को प्राप्त कर लेते हैं, और वो जो विसंगतियां हैं वो आरबीआई के नोटिस में जब आती हैं उनको ट्रिगर पॉइंट कहा जाता है। ये कि इसका मतलब ये हुआ कि बैंक अपने सर्टेन मानदंड को पूरा नहीं कर पा रहा है, और उन मानदंडों की कमी के कारण आरबीआई बाध्य है बैंकों के खिलाफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो वो ट्रिगर पॉइंट क्या है? यदि किसी बैंक का सीआरआर 11.5% से घट जाए, कितना घट जाए ये आरबीआई को डिसाइड करना है। किसी बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाए, किसी बैंक का रिटर्न ऑन एसेट वो ना हो पा रहा हो, मतलब ये कि बैंक अगर लगातार लॉस में चल रही है, इसके लिए 3 ईयर का एवरेज लिया जाता है कि 3 साल से अगर बैंक लॉस में है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पर बैंक के ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेने का मतलब ये है कि बैंक के लोन में रोक लगा दिया जाएगा, ब्रांचिंग में रोक लगा दिया जाएगा। ब्रांचिंग का मतलब ये होता है कि बैंक नई ब्रांच नहीं खोल सकते, और भी कई तरह के प्रतिबंध होते हैं जिनको हम ध्यान से देखेंगे। कौन कौन से प्रतिबंध होते हैं? कि बैंक और अधिक शाखाएं नहीं खोल सकते, वो लाभांश वितरण नहीं कर सकते, यानी कि बैंक का जो प्रॉफिट है उसके नाम पर बैंक के जो डायरेक्टर हैं आपस में लाभांश बांट नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि बैंक नुकसान में है, ग्राहक नुकसान में है, और बैंक के जो उच्च अधिकारी हैं वो लाभ के नाम पर पैसा आपस में बंदर बांट कर रहे हों, वो परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा कैपिंग, जैसे आप कितना वेतन अधिकतम ले सकते हैं, कितने खर्चे ले सकते हैं, प्रबंधकों की फीस और निदेशकों इत्यादि के उन खर्चों पर कैपिंग कर दी जाती है। मतलब इतना अमाउंट से ज्यादा, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि हाँ, आप 10,000 से ज्यादा आप इसमें नहीं खर्च कर सकते, पहले आप 1-1 लाख रुपए खर्च करते, तो उसे कैपिंग बोलते हैं। इन चीजों पर प्रतिबंध लग जाता है। कुछ मामलों में बैंकों को ऋण देने से रोका जा सकता है, हाँ, अब आप और ज्यादा लोन नहीं दे सकते। विशिष्ट क्षेत्रों, संस्थाओं और ऋण देने पर एक सीमा हो सकती है, मतलब ये कि इंडस्ट्रीज को सर या इतना लोन, सर्विस सेक्टर को इतना लोन या उससे कम ही दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं दे सकते। कृषि को इतना लोन या उससे कम दे सकते हैं। तो इस तरह के सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं कि आप खुल के पहले की तरह लोन नहीं दे सकते। और इसके अलावा आरबीआई नए प्रतिबंध प्रबंधन बोर्ड लाने के लिए कदम उठा सकता है। बैंक का जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, आरबीआई उसे रिप्लेस करके अपने द्वारा अपॉइंट किया हुआ एक प्रबंधन या मैनेजमेंट या बोर्ड स्थापित कर सकता है। व्यापार संगठनात्मक संरचना के लिए सलाहकार नियुक्त कर सकता है, कि बैंक का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए एक एडवाइजर नोट कर सकता है, जो कि स्वामित्व बदलने के लिए भी कदम उठा सकता है, और बैंकों को मर्ज करने के लिए भी कदम उठा सकते हैं कि हाँ, ये बैंकें खराब कर रही हैं, इसको किसी अच्छी बैंक के साथ मर्ज कर दो, सो दैट कि एक बुरे परफॉर्मेंस वाली बैंक में भी कुछ सुधार हो सके। आपने देखा कि स्वामित्व बदलने का भी पावर है आरबीआई के पास, कि अगर कोई बैंक अपने आप में बुरा परफॉर्मेंस कर रही है तो ग्राहकों के हित के लिए आरबीआई
ओरिजिनल उसके जो ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं। आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के स्थान पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क लाया है। जैसे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होते हैं ना, स्टेट बैंक, आईसीआई बैंक, ये सारी बैंकें जो होती हैं, पीएनबी इत्यादि, उनके लिए पीसीए होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए क्या होता है? सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। उनके लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन नहीं, सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क होता है। ठीक है। और उसके लिए जैसे कि तीन मानदंड होते हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के लिए, तो एसएएफ यानी कि सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क लाने के लिए भी कुछ मानदंड होते हैं। ये तीन मानदंड कौन से हैं? जैसे कि अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का एनपीए बढ़ रहा है, या लगातार 2 वर्षों से हानि सह रहे हैं, ठीक है, या पूंजी पर्याप्तता अनुपात वो इनका पूरा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क लागू किया जा सकता है। एसएएफ इज जस्ट सिमिलर टू पीसीए, मतलब एसएएफ ये पीसीए के एकदम समान है। ठीक है, बस एक ये अंतर है, ये वाला पॉइंट है। जहां पे बैंकों के केस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, इनको 2 वर्ष तक लगातार अगर हानि हो तो बात करते हैं। क्यों? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वैसे भी प्रॉफिट के मोटिव से काम नहीं करते, नो प्रॉफिट नो लॉस के मोटिव से काम, मतलब ये कि हाँ लॉस भी नहीं होना चाहिए और अधिक प्रॉफिट के पीछे नहीं भागेंगे। अब तब इन कंडीशन पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में एसएएफ लागू किया जा सकता है। इनके ट्रिगर पॉइंट थोड़े भिन्न हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए सर्टेन परसेंटेज तक कोऑपरेटिव बैंक्स को लिबर्टी दी जा सकती है कि अच्छा आप सुधार करो, है ना? थोड़ी इनको लिबर्टी दी जा सकती है। इसलिए इनके ट्रिगर पॉइंट डिफरेंट होते हैं। गवर्नेंस संबंधी गंभीर मुद्दों के मामलों में भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में एसएएफ लागू किया जा सकता है। गवर्नेंस अगर गड़बड़ है तो, है ना? ये एक एडिशनल पॉइंट है। एक बार एक यूसीवी को एसएएफ के तहत डाल दिया जाने के बाद लाभांश, दान, नए ऋण, पूंजीगत व्यय आदि पर प्रतिबंध लग जाता है। बिल्कुल पहले के समान है ना? पीसीए के समान है एकदम। जैसा कि नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, आरआरबी और रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंकों की देखरेख करता है। इसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क ले आया है और रूरल कोऑपरेटिव बैंक यानी कि ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए एसएएफ लाने की योजना बना रहा है। ऐसा अक्टूबर 2000, अच्छा ये 2021 की बात है। ठीक है, तो इसे चेक कर लेना, क्या वो ले आया है क्या रूरल कोऑपरेटिव बैंकों के लिए एसएएफ, इसे चेक कर लेना। दूसरा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पहले एनबीएफसी पे लागू नहीं होता था, लेकिन 1 अक्टूबर 2022 यानी कि अब से बस कुछ महीने पहले एनबीएफसी के लिए भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का फ्रेमवर्क आ गया है। ऐसा आप आरबीआई की वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अब एनबीएफसी इस पर भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू किया जा सकता है अगर उनका लोन या उनका कोई भी परफॉर्मेंस गवर्नेंस संबंधित इशू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ भी बुरी तरह से चरमरा रहा है तो, क्योंकि एनबीएफसी के पास भी पैसा जनता का ही होता है, भले वो इनडायरेक्टली होता हो। अब सिस्टमेटिक रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान कौन से होते हैं, ये आज का लास्ट टॉपिक है कि सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। देखो, इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक, मतलब एनबीएफसी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी, मतलब सेबी के जो दूसरे और इंस्टीट्यूशन होते हैं वो सब। तो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कौन से होंगे? जो इंस्टीट्यूशन अपने फील्ड में बहुत बड़े होते हैं, जिनका नुकसान बैंकिंग सिस्टम या इंश्योरेंस सेक्टर बियर नहीं कर सकता। बैंकों के क्षेत्र में जैसे स्टेट बैंक, आईसीआई और एचडीएफसी बड़े बैंक हैं। इंश्योरेंस कंपनी में इरडा डिसाइड करते ही कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनको सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कहा जा सकता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं। जैसे कि कुछ वित्तीय संस्थान हैं जो अपने आकार और विभिन्न क्षेत्रीय गतिविधियों, जटिलता का मतलब है कॉम्प्लेक्स वर्क का मतलब है कि ज्यादा ऑपरेशनलाइज्ड है, ज्यादा क्रॉस सेक्टर में इनकी जो प्रेजेंस है वो ज्यादा है ना, उस कॉम्प्लेक्सिटी की बात है। और इनकी प्रतिस्थापन क्षमता में कमी है, मतलब ये कि इनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, इनको सब्सटीट्यूट करना बहुत मुश्किल है।
इनको प्रतिस्थापन करना बहुत मुश्किल है और परस्पर संबंध के कारण अत्यधिक महत्व रखते हैं। ये सीधी बात समझो, ये इंस्टीट्यूशन चाहे वो बैंक हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो या कोई भी संस्था हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने फील्ड में, इसलिए उनका फेल होना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कहा जाता है और उनको क्या एक टर्म में बड़ा अच्छा से दे आर टू बिग टू फेल, ऐसा माना जाता है कि वो इतने बड़े हैं कि फेल नहीं हो सकते और अगर फेल हो गए तो मतलब सब चरमरा है, बर्दाश्त नहीं कर सकती गवर्नमेंट। इन संस्थानों को अतिरिक्त नियामक मतलब इनके ऊपर कुछ अतिरिक्त नियम कानूनों के माध्यम से, अधिक पूंजी आवश्यकता इत्यादि के माध्यम से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है, क्योंकि एनबीएफसी को आरबीआई से भी इरडा द्वारा विनियमित किया जाता है, इसलिए ये सभी नियामक घरेलू रूप से महत्वपूर्ण संस्थान की घोषणा करते हैं। मतलब आरबीआई डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक की घोषणा करता है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशन भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हम बैंक को भी कहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को भी कहते हैं। तो जब बैंक होगा तो हम डीसिब कहेंगे उसे, इंश्योरेंस कंपनी होगी या और कोई भी होगी तो हम उसे सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी बोलेंगे। अब इसको आगे देख लेते हैं। आरबीआई उन बैंकों को डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन घोषित करता है जिनकी संपत्ति, जैसे स्टेट बैंक की संपत्ति जीडीपी के 2% से अधिक हो, आईसीआई के पास भी 2% से अधिक है, एचडीएफसी के पास भी 2% से अधिक है। अभी वर्तमान में इतने इंस्टीट्यूशन हैं जो कि बैंकों के फील्ड में सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंकें हैं। आरबीआई घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी को डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन घोषित करता है, प्रोवाइडेड उनकी संपत्ति का आकार 500 करोड़ रुपए से अधिक हो। इरडा इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी यही बात करता है और सेबी डिक्लेयर करता है कि कौन से फाइनेंशियल मार्केट के डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। भारत में इरडा ने एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एनआईएसी को इंश्योरेंस फील्ड की डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन घोषित किया है। सेबी ने एमसीएक्स और एनसीडीईएक्स को डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट की इंस्टीट्यूशंस को डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन घोषित किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। प्लीज कीप मेकिंग नोट्स। आप लोग अपने आंसर लिखिए, यूपीएससी के पुराने आंसर लिखिए, उनको भेजिए, क्वेश्चन करते रहिए। यूनिट 2 खत्म होने वाला है। यूनिट 2 के खत्म होने के बाद एक क्वेश्चन की सीरीज आएगी जो कि यूनिट 1 और यूनिट 2 पे बेस्ड होगी एमसीक्यू लेवल पे, और उसके आधार पर आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। जो लोग पुअर परफॉर्मेंस करेंगे उनके लिए रिवीजन क्लास चलाई जाएगी, उनके लिए कॉन्सेप्ट फिर से व्याख्या की जाएंगे। तो प्रोवाइडेड आप लोग अपनी तरफ से प्रयास पूरा करिए, जो बात आपको समझ में नहीं आई उसमें टैगिंग पे क्लिक करिए और उन कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करिए। जिनको टैग देखना नहीं आता वो कॉल करके पूछ सकते। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।